जितने भी सनातनी ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, शिव जी से कनेक्ट करते हैं, माता रानी से कनेक्ट करते हैं, विष्णु भगवान से कनेक्ट करते हैं, गणपति से कनेक्ट करते हैं. आई डोंट इवन थिंक दीज आर वैदिक डेटीज. We can see seeds of these traditions in the Vedas और वो फल फूल कर आज के हमारे जो मॉडर्न ट्रेडिशंस हैं वो बनते हैं. वेदों में क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई. वेद बहुत हाई डेफिनेशन में हमें इंडिया के बारे में बताता है जो कोई किसी और कल्चर के पास नहीं है. अगर हम ऋग्वेद में देखेंगे, इंद्र वॉज एवरीथिंग. इंद्र एम्ब्रेसेस द फ्लॉज इन यू ऑल्सो. अपना पूरा बेस्ट दो, फाड़ दो. यस, फाड़ दो बेसिकली. इंद्र भगवान की जय. जय इंद्र. विष्णु ऋग्वेद में एक माइनर डेटी, उन्हें उपेंद्र बोला गया है, मतलब इंद्र के छोटे भाई. बट धीरे धीरे विष्णु बिकम्स द मेन. The whole concept of temples evolves way later. Meditation and all, आँख बंद करके पूजा करना. This was not something that Vedic people used to do. Vedas were centered around yajnas. अलग अलग देवताओं की प्रेजेंस अलग अलग युगों में होती है. जैसे लोग बदलते हैं उनके देवताएं भी बदलते हैं. By the end of all the Vedas, हम देखते हैं Krishna has become the beloved God. Holi, for example, right? It's something that Krishna started. कोई भी जाति पाति ना देखकर एक दूसरे को लोग रंग लगा रहे हैं. This is when society has accepted कि हम diverse बनेंगे. वाओ वाओ यार, ट्रैजेक्टरी ऑफ शिवजी. I think Shivji is older than the Vedas itself. Indus Valley में जो seal मिला है, that's probably Pashupati. Jainism में also, when they say Rishabhanath, they refer to some character जिसका bull was the वाहन. So ये जो रुद्र थे और इनका नाम आदि योगी, शिवा, पशुपति, ऋषभनाथ, कुछ भी आप बोलो, वो sort of merge होके आज के हमारे modern day शिवजी बने हैं. गाइज, ये था वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ द ईयर. मेरा पर्सनल फेवरेट यूट्यूब चैनल करंटली इंडिया इन पिक्सल्स है. अगर आपने इनकी इंस्टाग्राम जर्नी या ट्विटर जर्नी फॉलो करी होगी, आप ये जानते होंगे कि इन्होंने कितने गहराई से भारत पर रिसर्च करा है. मॉडर्न डे इंडिया पर इनके रिसर्च की शुरुआत हुई थी एंड हिज रिसर्च लैंडेड हिम अप इन द वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड, ऋग्वेद एंड स्पेसिफिकली इंद्र भगवान पर इतना गहरा रिसर्च करा है अशरस भाई ने कि we had to do a podcast with him about the Vedas. This is a 2-part special. First part में हमने वेद फॉर बिगिनर सब्जेक्ट को कवर करा है. इंद्र भगवान के बारे में बहुत कुछ कवर करा है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू भारत एंड सनातन धर्म एंड द नॉलेज विद इन द वेदास. This is Level Supermind brings you the Ranveer Show with Ashras Bhai of India in Pixels. Very excited to bring you this whole episode. Please अंत तक देखो. Gradually हमने एक टॉपिक को बिल्ड अप करा है, बट इस टॉपिक के अंत तक जब आप पहुंचोगे ना, आपको वो नेक्टर वाली फीलिंग फील होगी. You will evolve through the course of this episode. That's how powerful this particular one is. This is the first part of a 2-part conversation with Ashras Bhai on Level Supermind brings you the Ranveer Show. अशरस भाई, मैं ना 6 महीनों से वेट कर रहा हूँ आपका. लाइक जस्ट आई एम सो ग्लैड. और ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने इनवाइट्स डिक्लाइन किए क्योंकि इनको खुद की सीरीज़ कंप्लीट करनी थी. जब मैंने ये सुना ना, माई रिस्पेक्ट फॉर यू वेंट 100 टाइम्स मोर. क्योंकि बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं हमारे देश में और दुनिया भर भी जो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी और पैशन के साथ कंटेंट बनाते हैं. आप पढ़ाई करके कंटेंट बनाते हो. ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, बिल्कुल ओए होए, मैंने इतना कुछ सीखा है आपके चैनल से. उसी सीरीज़ को ब्रेक डाउन करना चाहूँगा. आपने एक ऐसी सीरीज़ बनाई है जो आई थिंक अगले 100 सालों तक रेलिवेंट रहेगी. वेदों के एनर्जी ने बनाई थी, आपने बस चैनलाइज करा. बिल्कुल ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि एक MIT रिसर्चर भी है, IIT ग्रेड है, तो बहुत तेज़ दिमाग अप्लाई कर रहे हैं अपने वेदों के रिसर्च में और इंडिया के रिसर्च में. वेलकम ब्रो. Thank you so much Ranveer for having me. झट से मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि हम ये वाला पॉडकास्ट कर रहे हैं वेदों के लिए, बट इनके चैनल का नाम है इंडिया इन पिक्सल्स और आपकी शुरुआत हुई थी 2018 या 19 के आसपास. 2019.
तभी मैंने आपके चैनल को देखा था, और आप बेसिकली भारत के नक्शे को डिवाइड करते हो बेस्ड ऑन डेटा, राइट राइट? कि फॉर एग्जांपल वेज नॉन वेज की डिवाइड क्या है, या ज़्यादा विमेन इन द वर्कफोर्स क्या है, बहुत इंसाइटफुल डेटा पॉइंट्स होते हैं। राइट तो पहले मेरे को आप ये बताओ कि ये जो मॉडर्न टेक ऑन इंडिया है, जहाँ आप डेटा वाइज भारत के मैप को डिवाइड करो, ये भारत के एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट कैसे होती है आपके मुताबिक? वेरी इंटरेस्टिंग. तो माई इंडिया इन पिक्सल्स का एंटायर फोकस दो चीज़ों में स्प्लिट है. एज यू सेड, द वन हाफ ऑफ इट, द इनिशियल पार्ट मेरा था मैप्स पे दिखाना कि अभी तक जितना भी डेटा है, गवर्नमेंट इतना सारा डेटा पब्लिश करती है हर हर साल, हर महीने हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, ये सब होता है, बट वो हम टेबल्स में देखते हैं, एक्सेल शीट्स की तरह देखते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता. एक ऊपर से नीचे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड रहता है. तो व्हाट इफ अगर हम उसको डायरेक्टली देख पाते ऑन अ मैप, तो वो पैटर्न्स स्क्रीन करके हमारे ऊपर आते हैं. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज एनालिसिस ओवर द ईयर्स, इतना सारा डेटा देखने के बाद मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखा है विच आई फील रिवील समथिंग अबाउट इंडिया. जैसे आपने बोला कि वेज वर्सेस नॉन वेज वाला मैप, राइट? कैन वी एक्चुअली पुल इट अप? तो ये मैप आपने बनाई है? बिल्कुल ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव कि आप इंजीनियरिंग स्किल्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ. बिल्कुल. इट्स वेरी कूल कि ये जो छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, या ये जो बॉर्डर है, ये डिवाइड करती है इंडिया को. एक डायगोनल लाइन है which goes मैंने through इसको India. अपना नाम दिया रखा है, दिस इज कॉल्ड द आशीष लाइन, बिकॉज टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द वेस्टर्नर जो सब कुछ अपने नाम पे रखते रहते हैं, तो मैंने इसको आशीष लाइन बोला है. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस लाइन यू विल सी इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. दिस विल कम अप इन वुमेन्स इन MSME. This will come up in grammatical gender in Indian languages. This will come up in how much milk do people consume. This will Wow. come up in cousin marriages. And somehow this line divides India into two different almost operating systems. Wow. And they work in a different perspective. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक दो माइक्रो देश है एक देश के अंदर. बिल्कुल दो माइक्रो कल्चर्स हैं, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर. ऐसा नहीं है कि दे आर डू डिफरेंट, दे आर इंडिया, बट दीज आर काइंड ऑफ टू पुल्स एंड पुश जो इंडिया को प्रोपिगेट करते हैं. दिस मैप स्पेसिफिकली, अ लॉट ऑफ पीपल वेर सरप्राइज्ड बिकॉज पीपल थिंक कि पंजाबीज आर तो नॉन वेजिटेरियंस, वो लोग चिकन खाते हैं, एंड साउथ इंडियंस इफ यू सी तमिलनाडु में दे आर ऑल वेजिटेरियन. सो दैट ब्रेक्स, this map breaks that stereotype a lot, because like Tamil Nadu mein you say only 2% people are vegetarian, while it's a lot higher in northwest. यार एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अगर जूम आउट करें, ये पूरे वर्ल्ड के नक्शे को भी डिवाइड कर देता है. बिल्कुल राइट? वही मतलब उस साइड पे साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है वगैरह, वहाँ भी राइस खाई जाती है, नॉन वेज ज़्यादा होता है. Right. वैसे तो एक्चुअली उस साइड भी नॉन वेज खाया जाता है. Actually Asia को हम कर सकते हैं वैसे. So there's a, in fact there's a map someone made on Reddit also. It's called like Bread Asia and Rice Asia. And so this line actually does extend. And so हम बोल सकते हैं कि India is that place where like these two cultures are sort of touching each other. And India के इस तरफ पूरा it's that culture that dominates, and इस तरफ it's all the bread culture that dominates, and in India पे उस line पे they're touching. आपको लगता है कि ये जो अश्रिश लाइन है, सॉरी आप कैसे कहते हैं आपका नाम? Ashish line. अश्रिश. Yeah. ये जो अश्रिश लाइन है, ये इसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है अगर हम इन भारत के प्राचीन युगों से कनेक्ट करें तो? जी, I think on a cultural level, even on a genetic level, we see that people जो इस लाइन के लेफ्ट में रहते हैं, उनमें हमें एक किस्म का जेनेटिक्स ज़्यादा मिलता है जो कि यूरोपियन पॉपुलेशन में is more common. ओके. And so one scientific ground of that line comes from partially genetics. But one more thing, this line is not a hard line. It keeps changing based on maps. Okay. तो अगर आप मिल्क में देखोगे कभी बिहार अंदर आ जाएगा, अगर आप कोई कल्चर में देखोगे महाराष्ट्र उस तरफ आ जाएगा. The ones that are on the border of this, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, they keep switching sides. But for the others it's broadly the same. क्योंकि ये एक वेदों से रिलेटेड एपिसोड है. वेदों का कुछ लेना देना है इस लाइन से, या पूरा भारत वेदों को फॉलो करता था? Very interesting question. So we could say like अगर हम ऋग्वेद देखेंगे, so the places that it mentions, it is in the northwest side of it.
मतलब द नॉर्थ वेस्ट जो हमारा पंजाब एरिया है, हरियाणा एरिया है, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दो दैट इज द हॉट ग्राउंड ऑफ ऋग्वेद. ऋग्वेद. That is where it gets composed. And then, as we see in the later Vedic texts, the shift happens gradually towards the east. Oh wow. So from Kuru, the region of Kurukshetra, we move to Panchal. फिर Panchal से we move to Videha. From Videha we move to Koshal, and from Koshal we finally move to Magad. मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं आपके हर लाइन से. तो वेदों में ही हम लेयर बाय लेयर देख सकते हैं हाउ डज आवर कल्चर सॉर्ट ऑफ धीरे धीरे कैसे इंदस से, सिंधु से गंगा तक हमारा सफ़र हुआ है. वी कैन सी दैट ऑल. ओके. वही 6 महीनों से मैं सवाल डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके लिए. आई एम सो हैप्पी. ओके भाई, पहले तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, बट मेरे मुताबिक हमने रूपा भाटी मैम के साथ एपिसोड करे हैं. जी. आई डोंट नो इफ यू कॉट दोज एपिसोड्स. I have. ओके, बट लूजली मेरी समझ ये है कि वेदों को समझने के कुछ 15-20 तकनीक होते हैं. मतलब हर इंसान एक अलग काइंड ऑफ डाउनलोड कर सकता है वेदों से. राइट. एंड ऑन सम लेवल एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो भारत की एक्चुअल हिस्ट्री है वो आपको दिखेगी, समझेगी वेदों के थ्रू. डेफिनेटली. और यहाँ ना हम महाभारत रामायण के बियॉन्ड जा रहे हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी वेद ऑब्वियसली मेंशन होते हैं. राइट. तो आई बिलीव एंड बेस्ड ऑन ऑल योर वीडियोस ऋग्वेद से शुरुआत होती है. और एंड एज वी गो फॉरवर्ड फिर कौन सा था? अथर्ववेद. So ऋग्वेद के बाद the three Veds, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, they're almost parallel. ओह ओके. बट देर आर सम लेयर्स, किसी में पुराने हैं, किसी में लेट हैं, बट ब्रॉडली वी कैन से अगर हमें क्रोनोलॉजी रखना ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद. वाओ. ओके. स्कूल में हमें ये सिखाया जाता था कि ऋग्वेद में प्राचीन मंत्र होते हैं, अथर्ववेद में थोड़ा ऑकल्ट साइंस होता है, सामवेद में आर्ट के बारे में सिखाया जाता है, और यजुर्वेद में हवंस के बारे में. राइट. बट दिस इज जस्ट अ बेयर मिनिमम न्यूक्लियस. इसके अलावा बहुत कुछ है. बहुत कुछ है, बिल्कुल. ओके. एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद इस एपिसोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े, बिकॉज आई थिंक डेंसिटी निकल के आएगी. बट ओवर टू यू, क्योंकि जितने भी सनातनी ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो अक्सर शिव जी से कनेक्ट करते हैं, माता रानी से कनेक्ट करते हैं, विष्णु भगवान से कनेक्ट करते हैं, गणपति से कनेक्ट करते हैं. राइट. आई डोंट इवन थिंक दीज आर वैदिक डेटीज. We can see seeds of these traditions in the Vedas, और इंडिया के ज़मीन पर वो फल फूल कर आज के हमारे जो मॉडर्न ट्रेडिशंस हैं वो बनते हैं. ओके. Yeah. अब भारत की कहानी सुनाइए. आपके मुताबिक स्टोन एज से हम निकले कब, और तब दुनिया का नक्शा कैसा था आपके मुताबिक? ओवर टू यू. आई विल लेट यू स्टार्ट वेयरएवर यू विश टू स्टार्ट, बट कहानी सुनाओ. ठीक है. तो वेदों के बेसिस पे. हाँ. ठीक है. सो बेस्ड ऑन माई रिसर्च मुझे लगता है कि वेद्स आर नॉट वेयर इंडियन कल्चर बिगिंस. वेदों के पहले भी, इनफैक्ट हमारा इंडस वैली एंड उससे भी पहले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन कि देर आर लॉट्स ऑफ साइट्स जहाँ पे हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, जहाँ पे हमें देवी वर्शिप का एविडेंस मिलता है. बट अनफॉर्चुनेटली जिस रेजोल्यूशन पे हमें इंफॉर्मेशन में मिलता है वेदों से, उस रेजोल्यूशन में हमें बाकी कल्चर्स के बारे में पता नहीं चलता. एज इन वेदों में क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई. वेद्स आर अ मैजिकल थिंग जो कोई किसी और कल्चर के पास नहीं है. इट्स एसेंशली अ टेप रिकॉर्डिंग जो 3000 साल पुराना है. एंड ये किसी कल्चर ने नहीं किया बट इंडिया, कि हमारे पास जैसा होता था एक एक शब्द तक वो हमारे पास वैसा ही है. एंड वो काइंड ऑफ प्रूफ हमारे पास, वो काइंड ऑफ एविडेंस फॉर एनी अदर कल्चर जो कि उतना पुराना है वेदों जितना, हमें और किसी में उतना नहीं मिलता. सो वी हैव टू रिलाई ऑन मटीरियल एविडेंस जो कि ऑब्वियसली टाइम के साथ इरोड हो जाता है. तो हमें बहुत कम पता चलता है, इतना रेजोल्यूशन में नहीं पता चलता. इसीलिए आई थिंक वेद्स हमें इंडिया के बारे में एक टाइम से बोल सकते हैं जो कि बहुत हाई डेफिनेशन में हमें इंडिया के बारे में बताता है. बट आप कह रहे हो कि उससे पहले भी चीज़ें हुई थी. बिल्कुल, उससे पहले भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं. इंडिया बहुत टाइम से पॉपुलेटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी हाई डेफिनेशन इंफॉर्मेशन, हमें उनके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा. बट हाँ, लाइक
मध्य प्रदेश के कुछ केव्स में हमें पेंटिंग्स मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं. अनफॉर्चुनेटली द लैंग्वेज इज़ नॉट डिकोडेड, तो हम समझ नहीं सकते कि उन टैबलेट्स में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली. तो हमें इतना रेजोल्यूशन में उनके बिलीव्स, उनके इकोनॉमी, इनके बारे में पता नहीं चलता. बट वेद जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमें एक माइक्रोस्कोपिक विजन मिल जाता है, बिकॉज वी हैव द लैंग्वेज एंड वी अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑल्सो. दोस्तों, होप कि आप ये एपिसोड एंजॉय कर रहे हो. आई प्रॉमिस यू, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इस एपिसोड की इंटेंसिटी, रिदम, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ते जाएंगी. बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर खुद की स्पिरिचुअल जर्नी को किक स्टार्ट करना है तो हमने हमारी ऐप लेवल सुपरमाइंड क्राफ्ट करी है बिगिनर्स के लिए. बिगिनर्स इन मेडिटेशन. बहुत सारे सनातनी मेडिटेशन टेक्निक्स हमने उस ऐप में प्रोग्राम करे हैं. साधना की शुरुआत आप कर सकते हो. Definitely go check it out. We've linked it down below. And for now, let's return to this special conversation of The Ranveer Show, featuring Indian Pixels, brought to you by Level Supermind. I know कि आप पूरी तरह से नीलेश सर और रूपा मैम के वर्क से सहमत नहीं हो, but there's also mutual respect, I feel. Definitely. Like I'm grateful for the work that they're doing and the perspective that they're bringing, but I do kind of agree with like the status quo of what broadly has been agreed upon दुनिया में, and the dating जो कि broadly लोग agree करते हैं that the Vedas started somewhere around 1500 BC based on like archaeological genetics and research about linguistics and seeing cross reference between texts कि वेदों को कब से हम देख रहे हैं being referred. So the earliest texts जहाँ पे वेदों को रेफर किया गया है are the Buddhist texts, right, and which are dated as old as like 600 BC, 700 BC. So somewhere around that periphery, I would say the वेदों का composition would have started. Okay. To give audiences context, especially वो लोग जिन्होंने रूपा मैम के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, वहाँ ऋग्वेद को ब्रेक डाउन किया गया. Right. रूपा मैम के मुताबिक her timeline stretches to 200,000 BC. I think 2,20,000 is what she said. 220,000. Yeah. ओए होए. So I respect for all the perspectives that people are bringing, but fundamentally I think astronomy पे rely करने पर एक issue ये हो सकता है. You can think of me as like someone bringing another perspective. It's great. कि a lot of star maps sort of repeat every certain years में, like every 26,000 years में the architecture of the sky map kind of repeats. So if you're looking for a pattern that's described किसी text में, you can have multiple dates that correspond to that same astral mapping that's done. Okay. And also एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि these are poets. Veds essentially are poetry. A lot of the times poetic effect के लिए description of astronomy is done. And so ये on face value मान लेना कि this is exactly how it was there can have little trick. मतलब उसमें थोड़ा सा challenge आ सकता है. So which is why I feel basing on astronomy might not give us the full picture. So the approach I take is a cross reference between disciplines कि archaeology क्या कह रहा है, linguistics क्या कह रहा है, genetics क्या कह रहा है, ये सबको मिलाकर then we come up with like a perspective. Obviously उसमें भी changes आ सकते हैं, उसमें corrections आ सकते हैं, but that is the one that I apply in my research. और ये जो सब्जेक्ट्स आपने नेम करे, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी वगैरह, इसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Interesting. I think linguistics. Linguistics. Okay. Because a big part of my channel, I was exploring Indian languages. And जब आप लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हो, जानते हो, तो उस कल्चर के लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सब के बारे में भी आपको पता चलेगा. एंड इंडिया के लैंग्वेजेस, जब आप पढ़ते हो कि नॉर्थ इंडिया के सारे लैंग्वेजेस कम फ्रॉम वैदिक संस्कृत, आई थिंक दैट इज़ वेयर आई गॉट क्यूरियस कि ये भाई क्या है ये वैदिक संस्कृत जो इतने सारे बंगाली से, मराठी से, ओडिया से, हरियाणवी से, ये सारे एक से आ रहे हैं. एंड देन यू सी तमिल एंड तेलुगु एंड उनका एक अलग ही सोर्स है. सो दैट मेक्स यू क्यूरियस. दे कम फ्रॉम अ लैंग्वेज कॉल्ड प्रोटो-द्रविडियन. प्रोटो-द्रविडियन. राइट. Okay. सो प्रोटो जब भी ये शब्द यूज होता है, इट मीन्स कि इट इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड. हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है, बट बेस्ड ऑन कि वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, तेलुगु में क्या चेंज हुआ, तमिल में क्या चेंज हुआ, तुलु में क्या चेंज हुआ, इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि कॉमन पेरेंट था और वो इस तरीके से
फंक्शन करता था, तो उसको हम एक प्रोटो लैंग्वेज बोलते हैं. सो प्रोटो द्रविडियन इज द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस. तो ये जो नॉर्थ इंडियन संस्कृत है और प्रोटो द्रविडियन, Right. इनमें फ़र्क क्या है? So they are completely two different language families. Okay. And जितने भी similarities हैं, they indicate कि there are some loan words. कुछ languages जब contact होते हैं तब एक से दूसरे तरफ जाते हैं. But if you look at the core words, right, like numbers for example, तो जैसे संस्कृत के से originate हुए जो भी languages हैं उसमें आपको एक द्वि त्रि चतुर ऐसे ही साउंड करेंगे. पंजाबी में 1 2 3 4, हिंदी में सेम काइंड. बट अगर आप द्रविडियन लैंग्वेजेस में जाओगे यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स. जैसे तेलुगु में ओकटी रेंडू मूडू नालगु, राइट. इट हैज़ नो कनेक्शन विद 1 2 3 4. सो लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें होती हैं जो इतने ईजिली मॉर्फ नहीं करती. कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वोकैबुलरी होते हैं जो कोर वोकैबुलरी हम उनको बोल सकते हैं, राइट. लाइक मम्मी को आप क्या बोलते हो, पापा को क्या बोलते हो, स्काई को क्या बोलते हो, देश को क्या बोलते हो. दिस कॉमन वर्ड्स, सो दे स्टे सेंट्रल, वो ज़्यादा चेंज नहीं होते. और हम जब इन कोर वर्ड के लिस्ट्स को देखते हैं वी सी कि क्लियरली दिस इज़ अ डिफरेंट फैमिली एंड दिस इज़ अ डिफरेंट फैमिली. बट इंडिया में बस 2 फैमिलीज़ नहीं है, 5 फैमिलीज़ हैं. सो देयर इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑल्सो, जिसमें हम मुंडारी लैंग्वेजेस, कुछ आदिवासी लैंग्वेजेस वो भी आते हैं. अंडमान के लैंग्वेजेस आर होल डिफरेंट फैमिली, उनको ग्रेट अंडमानीज फैमिली बोला जाता है. एंड देन देयर इज द साइनो तिब्बतन फैमिली जो कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरियाज में बोला जाता है. सो वी हैव 5 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव जस्ट 2 और 1 लैंग्वेज फैमिली. इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हमें 5 लैंग्वेज फैमिलीज के स्पीकर्स मिलते हैं. और लैंग्वेज की पढ़ाई से आपको लोगों की पढ़ाई भी ज़्यादा समझ आती है. बिल्कुल. एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स जिसमें आपको लिंग्विस्टिक्स करने के लिए, लैंग्वेजेस के बारे में जानने के लिए आपको एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, आपको जेनेटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको आर्कियोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स देखना पड़ेगा कि एक लैंग्वेज इवॉल्व कैसे हुई है. सो दैट आई थिंक इंट्रोड्यूस्ड मी टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स. ओके. आपने एक लैंग्वेज फैमिली हाईलाइट करी, कॉल्ड इट ऑस्ट्रो एशियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, राइट. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल पीपल है, राइट. इंडिजिनस पीपल कहते हैं, Right. वो भी लिंक्ड है भारत से. बिल्कुल. सो ह्यूमन हिस्ट्री में वी सी कि ऑल दीज माइग्रेशंस दैट हैव हैपेंड, राइट. ह्यूमंस आर वेरी मोबाइल, वो एक जगह पे टिकते नहीं, वो चलते रहते हैं. सो द वंस दैट वुड हैव लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया दे वुड हैव क्रॉस्ड अक्रॉस हमारे इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, और वो जहाँ जहाँ गए थोड़े थोड़े लोग बसते गए. सो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ऑस्ट्रेलिया की कोई भाषा, वियतनाम की कोई भाषा और इंडिया की भाषाएं, उनमें भी हम कनेक्शन दे सकते हैं. सो दैट इज़ द पावर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कि आप बस कुछ वर्ड्स के पैटर्न्स को देखकर आप समझ सकते हो कि हज़ारों साल पहले इंसान कैसे गए होंगे. एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल लेंस दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ पैटर्न्स. कमिंग बैक टू मॉडर्न इंडिया, या ये जो आपने प्रोटो द्रविडियन और संस्कृत बेसिकली, it's actually the technical word is old Indo-Aryan ओल्ड इंडो आर्यन इज द टेक्निकल वर्ड. is the technical word because हर चीज़ के डायलेक्ट्स होते थे. तो वैदिक संस्कृत हमारा जो है वो भी एक किस्म का डायलेक्ट ही था. एंड उसके पैरेलल मैनी सिस्टर डायलेक्ट्स एग्जिस्टेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल संस्कृत खुद ही इट स्प्लिट्स इनटू लॉट ऑफ प्राकृत्स, राइट. एंड एवरीथिंग इज अ डायलेक्ट ऑफ इट्स ओन. जैसे गांधारी प्राकृत है जो अफगानिस्तान में, वहाँ पे हमें ग्रीक और पर्शियन का फ्लेवर मिलता है. महाराष्ट्री प्राकृत, उसमें यू स्टार्ट सीइंग दिस कोस्टल एलिमेंट. मगधी प्राकृत व्हिच इज सो सॉफ्ट स्लोइंग. सो दिस काइंड ऑफ डायलेक्टिफिकेशन हैज ऑलवेज हैपेंड. एंड संस्कृत जो हमारा स्टैंडर्ड संस्कृत है, इट ऑल्सो वुड हैव स्टार्टेड एज अ डायलेक्ट व्हिच देन as political power comes, as the culture becomes more stronger, it becomes the dominant standard language. बट हाँ, ओल्ड इंडो आर्यन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहीं से वैदिक संस्कृत ऑल्सो गॉट फॉर्मलाइज्ड एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर डायलेक्ट्स ऑल्सो व्हिच डिड नॉट सर्वाइव. आप ना बहुत रिच कंटेंट शेयर कर रहे हो यहाँ. लाइक आई एम सो स्टिमुलेटेड राइट नाउ. बट मेरा एक चैलेंज हमेशा इन हिस्ट्री वाले एपिसोड्स के साथ ये रहता है कि मैं जेनजीज को कैसे ग्रिप करूँ इन कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि द जेनजी पल्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री इज ये मेरी लाइफ कैसे बदलता है. तो वही आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो भी आप कह रहे हो, ये एक एवरेज जेनजी टीनेजर या कॉलेज किड की लाइफ कैसे बदलेगा. So I would say to a young person कि if you are interested in understanding why is India the way it is, हम भारतीय, हमारे कल्चर्स ऐसे क्यों हैं,
all the source code comes from the Vedas. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप इंडिया को एक बड़ा सा कंप्यूटर मानो, तो जैसे हमारे कंप्यूटर में मैक ओएस एंड्रॉयड होता है, तो वैसे कल्चर्स एक किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है वो हमारे वेद हैं. आई ऑल्सो फील कि AI के ज़माने में ना कहते हैं कि ये जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्किल जो मैंने पिछले 10 सालों में नोटिस करा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्किल इज़ एम्पैथी. राइट. और भारत एक ऐसा देश है जहाँ इतने सारे कल्चर्स हैं, आपको अलग अलग टाइप की एम्पैथी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ एंड अलग अलग सोसाइटी के स्ट्रैटा के साथ. और ये समझ ज़्यादा बढ़ती है हिस्ट्री की पढ़ाई से. बिल्कुल. कैसे? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री इज नॉट वन मोनोलिथ कि एक राजा था बस वो था. इतने सारे कल्चर्स आप देखते हो कि कोई कितना भी पावरफुल हो उसका डिक्लाइन होता ही है एंड गेट्स रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स. एंड ये सारे जो कल्चर्स को एक साथ रख पाना, दैट इज समथिंग जो इंडिया के बारे में बहुत खूबसूरत है, जो हमें और कहीं नहीं दिखता. ये जो हम बोल रहे हैं जो कल्चर वेदों का है वो बाकी रीजन्स में एलिमिनेट हो चुका है, बट इट इज़ ओनली दिस कंट्री जहाँ पे हम सबको साथ में लेकर चल पाए हैं. सो आई थिंक वो फ्रेमवर्क बनाना, वो सिस्टम डिज़ाइन बनाना कि आप कैसे एक वर्ल्ड को बिल्ड कर सकते हो, एक सिविलाइजेशन को बिल्ड कर सकते हो, ये सब हमको पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, जिसमें एम्पैथी यस इज़ लाइक अ वेरी बिग पार्ट. and another very practical angle here is इसी वजह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सोशल स्टडीज कहा जाता है. It's about people and it's about social situations. It's about having more refined taste in life. अंश मेहरा आए थे शो पर, इंडियाज प्रीमियम AI एडुकेटर. उनने भी कहा कि आने वाले 10 सालों में ना जिन जिन का टेस्ट अच्छा होगा उनके पे पैकेजेस और बेहतर होते जाएंगे. टेस्ट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी अंडररेटेड एंड ओवर अप्रिशिएटेड स्किल. तो आई बिलीव हिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर टेस्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट. ओके, तो जो हमने ये 2 लैंग्वेजेस के बारे में कहा, इनमें फिर लिंकेज क्या है? व्हाई आर वी इंडिया? ये क्वेश्चन मुझे बहुत फैसिनेट की है बहुत टाइम के लिए. एंड मेरा अभी वर्किंग हाइपोथेसिस है दिस समथिंग अबाउट दिस लैंड. आई थिंक ये ज़मीन पे द जोग्राफी दैट वी हैव, द सेक्रेड काइंड ऑफ की डेजर्ट भी है, विंटर भी है, कुछ तो है विच गिव्स दिस जियो और जीने दो वाला एंगल. there's समथिंग अबाउट दिस कंट्री कि यहाँ पे जब कोई कॉन्करर कदम रखता है सडनली देयर थिंग्स चेंज. लाइक अलेक्जेंडर यहाँ तक पहुँचा, ऑल दीज मुगल्स sort of came. It domesticates the spirit of this culture, just domesticates everyone and वो सबको एक दूसरे के साथ बांध देता है. So, and I feel like the broader system framework that we have, which I think partly comes from the Vedas, also gives you a space in this overall system. हर किसी को किसी के साथ लिंक कर देता है. We are connected by stories, we are connected by common deities. जैसे महाभारत है फॉर एग्जाम्पल, महाभारत हैज़ कनेक्टेड ऑल ऑफ इंडिया इनटू डिफरेंट स्टोरीज. कोई कर्ण यहाँ से आते हैं, लाइक दिस ट्राइब कम्स फ्रॉम देयर. सो आवर कल्चर आई वुड से इज सच दैट वो एक लिंकेज की तरह वो एक्सपैंड करता रहता है. उसका कोई ऐसा एक कोर वो नहीं है कि इसको खंडित कर दो तो सब खत्म हो जाएंगे. इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस कंट्री. दैट इज़ वाई आई फील हम इतने अजाइल हैं. Right? Like even if you see our stories, जैसे शिव जी का family का archetype, right? You see like Mata Parvati is worshipped in, let's say, the Shakti is worshipped more in the east of India. Shiv ji comes from, let's say, Kailash, which is like the north of India. Ganesh ji comes from like west, west में उनका ज़्यादा पूजा है. And then Kartikeya is from south of India. So like in one family हम पूरे India को as a whole देख पा रहे हैं. That is the essence, that is how we are all connected. Wow. Okay. I feel a need to bring in deities into this conversation. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में. वाह, आपने प्रणाम किया जी. प्रणाम क्यों किया? I'll get teary eyed thinking of him. I'm like, I think मैं start किया था वेदों को through इंद्रा. ये इंद्र भगवान से कैसे कनेक्टेड है? So that what you're holding is called the Vajra, which is the weapon of Indra, which he used. Vajra dhari बोला जाता है इंद्र को.
इट्स द थंडर को हम बोल सकते हैं, दिस इज मेड ऑफ थंडर. एंड इंद्र इज अ डेटी, रणवीर, हु हमारा ऐसा कल्चर है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, हम सबको अपनाते हैं. बट आई थिंक इंद्र एक ही ऐसे डेटी हैं जिनको आई थिंक हमने सिस्टमैटिकली हटा दिया है अपने कॉन्शियसनेस से. श्योर, वी डू रिकॉल हिम इन आर यज्ञस, वी डू थिंक ऑफ हिम इन टेक्निकल जब मंदिरों में वो होता है, बट आम कॉन्वर्सेशंस में हार्डली आई थिंक एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट इंद्र, प्रॉबेबली एक्सेप्ट फॉर कि वो रेन के गॉड हैं. अगर कहीं बारिश नहीं होती तो इंद्र का यज्ञ होता है, दैट्स इट. बट अगर हम ऋग्वेद में देखेंगे, इंद्र इज like supreme god बोलना also would be like understatement. इंद्र was everything. and इंद्र के लिए wars होते थे, इंद्र के ऑनर के लिए लोग जीते थे, मरते थे. they made their lives such कि वो इंद्र के appreciation को deserve कर सकें. and to see how he goes from there to almost like a demigod जो भागते फिर रहा है, विष्णु जी मुझे बचाओ, असुरों से मुझे बचाओ, that made me really surprised कि how did that transition happen. एंड जितना मैंने पढ़ा वेदों में समझा, आई थिंक इंद्र इज़ अ डेटी, इज़ अ गॉड हु डिज़र्व्स आवर अटेंशन, जो हम इस देश के साथ, धरती के साथ बहुत जुड़े हैं. एंड इवन इफ वी हैव स्टॉप्ड वर्शिपिंग हिम, आई थिंक ही केयर्स एंड ही रियली लव्स दिस कंट्री. एंड आई वुड से लाइक इंडिया का जितना हमारा प्रॉस्पेरिटी है, जितना हमारा पुरुषार्थ है, जितना हमारा सशक्ति वो है, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द डेटीज, बट also because of Indra. That's where it all starts from. And अगर हम उन्हें पूजा ना भी करें तो एटलीस्ट हमें जानना चाहिए उनके बारे में. ओके, स्पेशली जो हमारी सनातनी ऑडियंस है उनसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के भक्त हो, चाहे आप शिव जी के भक्त हो, चाहे आप माता रानी के भक्त हो, प्लीज़ एक मिनट ठहर जाओ, ओके, एंड जस्ट लिसन. यहाँ हायरार्की नहीं है. हमारे बिल्कुल. धर्म से हम ये सीखते हैं कि द ट्रूथ इज़ वन यूनिवर्सल पावर. बिल्कुल. ठीक है, उसे गॉड कह लो, भगवान, जो भी, और उस भगवान के अलग अलग चेहरे होते हैं. आज हम बिल्कुल. इस चेहरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं. डेफिनेटली. इंद्र भगवान और विष्णु जी, शिव जी, माँ, इन सारों के बीच कोई फर्क नहीं है. बिल्कुल. लुक एट योर ओन डेटी, दिस इज जस्ट अनदर फेस ऑफ योर ओन, एंड लेट्स ओपन अप एंड लर्न नाउ. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना खुद के देवता को बीच में रखकर एक्चुअली खुद का ईगो बीच में रख रहे हैं, ह्यूमन ईगो रख रहे हैं, बट खुद को बंद कर देते हैं. You know, for example, there's a narrative right now about little unfortunately anti Kal Bhairav कि नहीं, काल भैरव की पूजा मत करो, you will be brought down वगैरह. It's such a surface level thought. थोड़ा डेप्थ के साथ इसी सब्जेक्ट के बारे में सोचो. Either way, this is not about काल, जय भैरव बाबा, but this is about इंद्र भगवान. मैंने ये वज्र उठाया, ये एक्चुअली मेरे बुद्धिस्ट मंक मेंटर ने मुझे दिया था, पालगा रिनपोचे, क्योंकि वज्र का सिम्बोलिज्म उनके भी पैंथियन ऑफ डेटीज में है. एंड आई बिलीव इट्स अबाउट विजडम मीटिंग कंपैशन. सो दिस इज गिवन टुगेदर, द बेल एंड द वज्र. Very beautiful. It's very much like Krishna ji holding a lotus and a shankh in both hands, right? It's the duality of it. Strangely, last week, फिलीपींस के एक माइन में एक लाइफ साइज त्रिशूल मिला और एक लाइफ साइज इंद्र भगवान का वज्र मिला. Right. ये लास्ट वीक हुआ है. एंड आई रिमेंबर सीइंग दैट न्यूज लास्ट वीक एंड थिंकिंग दैट and we're doing this Rigved episode next week. See, the deity always gives what is called nimittas. कि deity फिर से आ रहे हैं दुनिया में. बिल्कुल. आप इकलौते ऐसे इंसान हो जो रिसर्चर भी है, और जहाँ मैंने देखा कि इनके दिल में इंद्र भगवान के लिए भक्ति है. लेट्स ओपन दिस अप. बताओ. So I'll start with reiterating जो आपने बोला. फर्स्ट मंडला ऑफ ऋग्वेद में ही लिखा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती. एक सच है, उसको बहुत बहुत लोग, ज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं. सो इन नो वे डू आई वांट टू से कि इंद्र ही है, बाकी सब छोड़ दो. दैट्स नॉट वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम. बट हाँ, ऋग्वेद में आई थिंक जिन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया था, द ऋषिज ने जो कंपोज किया था, वो इंद्र के लिए इतनी श्रद्धा रखते थे, इतना सच्चाई रखते थे वो लोग, कि हर वो चीज़ जो वो चाहते थे कि मुझे कैटल मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे सुख शांति मिले, सब के लिए वो इंद्र के पास आते थे. और
क्यों ऐसा नहीं है कि इंद्र वॉज परफेक्ट एट दैट टाइम. अभी हमें पता है कि पुराणों की कहानी में माता अहिल्या के स्टोरी से मेनका के बारे में कि इंद्र इज अ फ्लॉड कैरेक्टर. ही वॉज अ फ्लॉड कैरेक्टर इवन देन. Even in the Rigved, Indra consumes soma regularly. Soma is a drink which was a kind of intoxicant or a kind of drink that is जो अपने अंदर आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देता है कि you can connect with the divine spirits. तो इंडियन ayahuasca. Yeah, you could say that, definitely. And there are lots of candidates कि वो क्या हो सकता है. Some say it is ephedra sinica, जहाँ से ephedrine आता है. Some people then say कि maybe mushrooms आते थे, maybe cannabis आया था, maybe the recipe evolved over time. But we don't know exactly what for sure. वेदों में ये बोला जाता है कि सोमा को crush करके बनाया जाता है और उसके long stalks होते हैं, which is why people think it's ephedra sinica, but it was a kind of Indian ayahuasca, you could say. आज भी जो पारसीज है they consume something called homa. Right. Which is loosely considered the same thing. It's some twigs that they find. It's China के region में it's still used as that plant जो candidate है, likely candidate. It's still used in Chinese medicine for weight loss and for energy. And it's not a psychedelic, so it does not make you psychologically trip, but it's more closer to like caffeine, where it gives you like energy and it accentuates your already existing energies. एंड इंद्र जी को सोमा के साथ पूरा बहुत क्लोजली लिंक किया जाता है. वी ऑलवेज हियर कि इंद्र का फेवरेट कंजम्पशन इज सोमा. ही इज ऑलवेज ड्रंक ऑन सोमा. एंड एक टाइम पे ऋग्वेद में इंद्र इवन मॉक्स कि मैं कितना acquire करूँ, मैं कितना शक्ति पाऊँ, मैं कितना और सोमा ड्रिंक करूँ, समथिंग ऑन दिस लाइन्स. आई एम नॉट कोटिंग वर्ड टू वर्ड, बट ही हिमसेल्फ इज सेल्फ रेफरेंशियली ऑलमोस्ट कॉमेडी के तरीके से वो ग्लोट कर रहे हैं about this. And yet, despite all these flaws, I think Indra को पूजा जाता था because he helped win wars. सोमा पीकर लोग युद्ध में enter करते थे in the name of Indra. And they gave their all. They surrendered to that spirit. And इंद्र को मैं इसीलिए भी इसलिए वैल्यू करता हूँ because desire as a concept जो है ना, जो इच्छा जो चाहिए होता है, जो कि आज के मॉडर्न टाइम्स में आई थिंक हमें डिटैचमेंट रहने को बोला जाता है कि किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच मत रहो. वेदों में हमें उसका कोई जिक्र नहीं मिलता. वेद आर ऑल अबाउट इफ यू वांट समथिंग you declare it and you do everything in your power to achieve it. It's complete attachment to your goals. And I feel this is a very different perspective जो कि हमने इसको स्टीरियोटिपिकली वेस्टर्न बोल दिया है कि किसी चीज़ के लिए अगर हमें चाहिए तो वो तो मटीरियलिस्ट चीज़ है, वेस्टर्न ऐसा होता है. नो, दिस इज आवर कल्चर. ऋग्वेद लिटरली इज अ मटीरियल डॉग. उसमें संपत्ति, धन और शक्ति को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है. एंड जितना भी हमें फिलॉसफी मिलता है, इट इज़ इन द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द ऋग्वेद. बीच में देर आर फिलोसफी के कर्नल्स हियर एंड देयर, बट द एंटायर डॉक्यूमेंट इज डेडिकेटेड टू डिज़ायर. इनफैक्ट इन द नासदीय सुक्ता, द 10th चैप्टर में जो आता है, इट says that desire से सब कुछ start हुआ, and desire happened even before gods existed, before humans existed, before anything existed. कामना से पूरा start हुआ है दुनिया. And you can even think of it life starts from desire. And that spirit is something that ऋग्वेद के ऋषिज really respected. And कुछ ऐसा बनो तो कि त्याग करने लायक तो बनो. That is what Rigveda teaches us, and that's Indra's message, which is why I resonate with him. मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं, बट एक शब्द है, आई थिंक इट्स कॉल्ड मुमुक्षु और मुमुक्षु. ये मैंने राजेश नंदी सर से सीखा. Right. वो बोले कि इट्स यूज्ड टू डिफाइन समवन जो सोसाइटी से थोड़ा बहुत थक गया और फिर देवता को चिल्ला के कहता है कि अब मुझे अपना लो. And the whole point of the soul's journey is to eventually become that mumukshu. But I think mumukshu या mumuksu बनने से पहले ये पूरी desire की journey होती है. बिल्कुल. Right? क्योंकि yes, शायद इस जन्म में हम इंसान हैं, but पिछले जन्म में या maybe the 1000th last birth, I must have been an animal and I would have been run by instinct. I would have been a dinosaur maybe. But even in this life, मुझे पैसे कमाने, मुझे बिजनेस बनाना, and then get past that after experiencing. Right.
दैट्स Right. व्हाट यू आर ट्राइंग टू आई एम सेइंग लाइक अगर जब आप एक डिज़ायर करते हो, एक गोल रखते हो एंड अपना सब कुछ उसमें दे देते हो, इट टीचेस यू मैनी अदर थिंग्स विच इवेंचुअली हेल्प्स यू इन in becoming the spiritual person, in becoming the renunciator who has actually sacrificed something. Yeah. So it's like you build something as a momentum so that there is something for you to sacrifice, something for you to give in the end. जस्ट ट्राइंग टू डू बिट ऑफ अ थॉट एक्सपेरिमेंट हियर बट बेसिकली मैं मानता हूँ कि साधना ना जितना ज़्यादा मैं आगे जा रहा हूँ इट कुड बी माई क्रिया योगा प्रैक्टिस विच आई यूज टू डू और द मंत्र साधना आई करंटली डू दोनों ईजी चीज़ें नहीं है बहुत डिसिप्लिन लगता है बहुत कंसिस्टेंसी लगती है इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग जिम जाते हैं ना वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं टू अचीव एनलाइटनमेंट क्योंकि वो जो जिम का लॉजिक होता है कि शो अप एवरी डे डू द सेम थिंग the same thing translates. That is something similar to what Swami Vivekananda also quoted. He said, like, for a young person, it is more beneficial to play football than to read the Gita. Right? And sometimes, like, after the Veda research, मुझे funny लगता है कि old people after getting retirement, they say कि अब तो मैं वेद को पढ़ूंगा. वेदों को लिटरली यंग लोगों के लिए वो बना है जब आपका खून गर्म है, जब आपके अंदर इच्छा शक्ति करने का वो जज्बा है, that is when you should read the Vedas. Wow. And just the way the Vedas are structured, they guide you through phase by phase what your emphasis should be. So ऋग्वेद जहाँ एक desire पे focus करता है, आप इंद्र को कैसे मांग सकते हो, what like this is what I want and Indra I wanted, that desire, it starts with that. यजुर्वेद में हमें दिखता है कि वो डिज़ायर को आप एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में उसको एक ऑर्डर में कैसे ला सकते हो, एक सिस्टम में कैसे ला सकते हो. So Yajurveda is all about the Havan, the Yajna. It's a way to bring society together. जिस स्केल पे यजुर्वेद के यज्ञ होते थे वो एक दो इंसान नहीं बना सकते थे, वो 50 लोग आते थे. उसमें एक बंदे का काम था इंद्र को इनवाइट करना, दूसरे बंदे का काम था कि वो यज्ञ का एग्जैक्ट डायमेंशन देखना, तीसरे बंदे का काम था कि सोमा को गैदर करना. इट वाज बेसिकली अ इंजीनियरिंग टीम टुडे, जैसे आज होता है एक ऑपरेशन मैनेजर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर. इट वाज दैट फॉर द सोसाइटी. अथर्ववेद में वी गेट द मिस्टिक, द ऑकल्ट, द काइंड ऑफ लाइक वरुणा का एनर्जी हमें वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, विच कॉम्प्लीमेंट्स इंद्र. एंड यू नो वी विल प्रॉब्ली डिस्कस इन दिस podcast how Varuna becomes the global archetype. आज के कोई भी culture which is established, उसमें हमें वरुणा का कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखता है. आप नॉर्वे चले जाओ, आप पर्शिया चले जाओ, आप इंडिया में आ जाओ, वरुणा का थिंग इज देयर. एंड फाइनली सामवेद which tells you to transcend all of this. सामवेद में ही हमें वो प्राणा मिलता है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ द निर्गुण, द फॉर्मलेस प्राणा जो होता है, जहाँ से ओम का भी ट्रेडिशन आता है, दैट फाइनली गोज देयर. सो अगर हम प्लेस बाय प्लेस वेदों को देखेंगे, दे आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ हाउ यू शुड अप्रोच लाइफ. एंड उस थिंग को अगर हम फॉलो करेंगे तब आज का जो मॉडर्न फिलॉसफी है, जो उपनिषद में है या गीता है, उसको हम 100x ज़्यादा बेटर अब्जॉर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे. यार भगवद गीता और वेदों के बीच क्या रिलेशन है? There are lots of similarities and lots of ways where they differ also. So, for example, the one thing where the Vedas wouldn't agree is Nishkama Karma, for example. मतलब? Nishkama Karma is what Krishna advises to do, कि ऐसे काम करो but उसके फल की चिंता मत करो. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Yes, the idea is repeated in various texts in the Gita itself. But we don't see that much in Vedas. In Rigved में वो है ही नहीं. There is no concept of holding back, detachment. Give your all. जो है दे दो. So it's very in that direction, थोड़ा आगे है. गीता इज द सिंथेसिस ऑफ एवरी, जो भी उपनिषद्स में है, जो भी हमारे वेदों में, सबका डिस्टिलेशन है. सो यू सी गीता में देयर इज ऑलमोस्ट अ नेगोशिएशन कि थोड़ा सा दिस इज क्लोजर हियर. सो सम पार्ट्स ऑफ द Gita are dedicated to the Vedic spirit, some comes after the Upanishadic spirit. So Gita is a great condensation of, I think, Indian philosophy. But usse pehle, I would say, like, in the Vedas itself, हमें life के और भी aspects पे हमें देखा जाता है. Because Veds are not a philosophical textbook. जो महाभारत है, पुराण है, गीता है, दे आर फॉर द पीपल, दे आर फॉर द मासेस, कि सब कोई समझें, जाने लाइफ को कैसे जी सकते हैं. वेदों का लहजा वो नहीं है. दे आर नॉट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे डोंट केयर फॉर एन ऑडियंस.
they're simply dedicated to the gods, they're dedicated to the gods directly, and therefore वेदों का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर इंडियन टेक्स्ट्स. एंड जब वो डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से क्रॉप्स ऑफर हो रहे हैं, कौन सा शहरों के नाम हैं, हमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं अबाउट हिस्ट्री जो कि हम बोल सकते हैं पोएटिक नहीं है. बिकॉज इन द लेटर टेक्स्ट दे आर यूज्ड एज स्टोरीज जिससे हम मोरल सीख सकते हैं, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स आर एडेड एज अ पोएटिक एलिमेंट, बट वेदों में हमें वो नहीं दिखता. फॉर एग्जाम्पल कैसी हिस्ट्री दर्शाई गई है ऋग्वेद में? सो फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में स्पेसिफिकली द नेम्स ऑफ ऑल द रिवर्स, लाइक सिंधु से लेके परशुनी से लेके द होल पंजाब बेल्ट के सारे रिवर्स का हमें मेंशन मिलता है. द ईस्टवर्ड मूवमेंट has been mentioned in something called the Satapatha Brahmana. So वेद तो एक होते हैं, like they are the samhitas, the actual mantras जो कि वो कंपोज हुए थे. अब वेद कंपोज होने के बाद, द फर्स्ट लेयर होने के बाद ब्राह्मणास करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आए थे which were composed by later day rishis. वो ब्राह्मणा टेक्स्ट जो है ना रणवीर, they are, some of them are not even translated today. Some of them are just there in Sanskrit फॉर्म में है, किसी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है. बट लिखा क्या है उसमें? उसमें वेदों को एक्सप्लेन करने के तरीके हैं, लाइक वेदों को कैसे आपको करने चाहिए, कैसे एग्जैक्टली उसके प्रोटोकॉल्स हैं, लोगों को कैसे फॉलो करना चाहिए. बट अगेन लाइक जैसे मेरा फोकस है, आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट द यज्ञास और द रिचुअल्स, लाइक वो उससे ज़्यादा आई एम लुकिंग कि वो एंथ्रोपोलॉजिकली क्या बोल रहे हैं, वो दुनिया के बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन से स्टोरीज़ के बारे में बोल रहे हैं. सो दिस वन Brahmana text I came across is called the Jaiminia Brahmana, and the Jaiminia Brahmana comes under the Samaveda. And इसमें ये खासियत है कि ये केरला के ब्राह्मण्स ने क्रिएट किया है. And because Kerala is like, its own world, it's cut off from like sort of the rest of India. अगर आप केरला का मैप भी देखोगे, it's like two hills like this, and so it's almost like a separate part. तो केरला के जो रिचुअल्स हैं, जो वैदिक प्रैक्टिसेस हैं, वो आज प्रोटेक्टेड है एक किस्म के, लाइक दे आर स्टिल इंडोलॉजिस्ट स्टडी द जेमिनिया ट्रेडिशन वेरी वेरी क्लोजली टुडे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं वो लोग. तो जेमिनिया ब्राह्मणा में हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का मेंशन मिलता है जो कि बाकी किसी भी टेक्स्ट में हमें नहीं मिलता. ऑलमोस्ट आई थिंक दे आर एडिटेड आउट, बेसिकली थिंग्स विच वॉज अगेंस्ट सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स, बिकॉज द बिलीफ वॉज दैट कि बिना इस तत्व के साथ कोई कनेक्शन रखे यू कैन नॉट अप्रिशिएट व्हाट प्योरिटी इज. और ये कौन से शास्त्र में लिखा गया है? दिस इज इन द जैमिनिया ब्राह्मणा, दिस यू विल फाइंड इन द शतपथ ब्राह्मणा, एंड दीज वेर, सो ब्राह्मणा टेक्स्ट डिस्क्राइब्ड कि सोसाइटी उस टाइम पे कैसे चलती थी. विथ टाइम धीरे धीरे करके बाकी टेक्स्ट में हमें बोला गया कि ये सब आउटडेटेड चीज़ें हैं, इसको पालन मत करो. सो वी सी धीरे धीरे ये रिचुअल्स आउटडेटेड होते जाते हैं, बट इन आवर डीप हिस्ट्री वी सी रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सच रिचुअल्स ऑल्सो. एंड इसी जैमिनिया ब्राह्मणा में वी ऑल्सो फाइंड कुरुक्षेत्र का फॉल कैसे हुआ था, एज इन जो पांडवों की लेगेसी थी. सो वेदों में हमें पांडव कौरव करके शब्द नहीं मिलते. वी डोंट फाइंड युधिष्ठिर, we don't find references to a lot of Mahabharata characters, but we find references to some Mahabharata characters, Amba, Ambika, Ambalika, but not as names of people in a different context. So again, I think वो थोड़ा tangent होगा महाभारत के बारे में बात करना, but specifically what Jaiminia Brahmana mentions कि there was a tribe called the Salva tribe. उन्होंने अटैक किया था कुरुक्षेत्र पे, and this was when the राजा अभिप्रतिन was वो कंट्रोल में थे. ये कितने जनरेशंस लेटर की बात होगी? ये दिस वुड बी समवेयर अराउंड 900 BC. ओह, ओके, इट्स फेयरली रीसेंट. Yeah, it's around when like broadly the Vedas were completed and Brahmana texts were being composed. So 900, 800 BC, that is the kind of time that is being described, because archaeologically this is also जो हस्तिनापुर वाला region है, वहाँ पे हमें बहुत सारे pottery मिलते हैं जो कि are exactly described in the Yajurved. Okay. So painted grey ware. Yes, painted grey ware के नेक्स्ट वाला होता है NBPW, सो नॉर्थ ब्लैक पॉटरी वेयर. ओके. ये इस चीज़ का हमें डिस्क्रिप्शन
मिलता है जो कि महाभारत में जो डिस्क्राइब्ड है, जो शस्त्र अस्त्र, इट मैचेस विद दैट, विच इज़ वाई वी डेट इट अराउंड दैट टाइम 800 BC 900 BC. Yeah. So the fall of Kurukshetra is something that we find in Jaiminiya Brahmana, जहाँ पे बोला जाता है कि Salvas have attacked Kurukshetra. This is in the context कि राजा अभिप्रतिन एक यज्ञ कर रहे होते हैं अपना गद्दी बचाने के लिए. तो ऋषि जो होते हैं आफ्टर द यज्ञ इज कंप्लीट, वो राजा अभिप्रतिन को बोलते हैं कि राजा तुम्हारा यज्ञ हाफ सक्सेसफुल हुआ है, तो तुम अपने लोगों को तो बचा लोगे बट अपना लैंड बचा नहीं पाओगे, एंड सलवा आके कैप्चर कर लेंगे. एंड दी सेम सलवा पीपल, इनको आज पाकिस्तान में सियाल करके बोला जाता है. एंड अलवर जो सिटी है राजस्थान का, दैट वाज आल्सो अ गढ़ ऑफ द सलवा पीपल. And what we learn is like the Salvas could have been like a Vedic adjacent tribe, but not a fully Vedic tribe. And इस attack के बाद the Kurus essentially collapse and the shift goes to Panchal. Panchal and Kurus are sort of brothers and sisters, like they are वो friendly neighbors kind of, which we see in Mahabharata as well. But Panchal by the description is lot more diverse compared to Kurus. So Kurus जहाँ पे it is more tightly packed, rituals are very clean. Panchal mein there are lot of tribes which are non-Vedic, non-Arya. They come from the Indus Valley के root से, जैसे क्रीवी करके एक tribe है, it is non-Aryan, उनका कोई connection नहीं है उनके ये थोड़ा मॉडर्न डे ज्योग्राफी से भी समझाओ. So जो पांचाल वाला रीजन है वो आता है हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, रोहिलखंड. Okay. So Western UP, I would say that region. Okay. थोड़ा सा maybe मेरठ and all. बनारस and all वो लेट में आता है, विदेहा और कौशल वहाँ तक चला जाता है. Oh, okay. So immediately after Kuru's collapse, पांचाल में शिफ्ट होता है, and that is when पांचाल is the god of यजुर्वेद. जो दोनों शाखाएं हैं यजुर्वेद के, नॉट शाखाएं, द वर्जन्स, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, दोनों इसी रीजन पे कंपोज हुए हैं, विदेहा और पांचाल में. एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट सीइंग other kind of worships come into the picture. We see the mention of Vratya. Vratya वो लोग थे जो कि आर्य थे लेकिन वैदिक प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते थे. वो अपने काइंड ऑफ योगी टाइप आप बोल सकते हो, वो जंगलों में जीते थे, वैसे रहते थे. बट उनको शुद्धि करके वैदिक फोल्ड में हम कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए भी यज्ञ दिया गया है. शुद्धि चाहिए क्यों थी? पर शुद्धि चाहिए थी बिकॉज उनके तौर तरीके चाल चलन वर नॉट वैदिक अप्रूव्ड. सो उनको हाँ बेसिकली लाइक दे वर बॉट इनटू द फोल्ड ऑफ द वैदिक कल्चर. लाइक हाउ कैन वी गिव अ मॉडर्न मेटाफोर टू एक्सप्लेन दीज पीपल? मतलब क्या मेडिटेटर्स थे? नॉट मेडिटेटर्स एग्जैक्टली, आई वुड से लाइक विपरीत दिशा में, जो कल्चर को इतना फोकस नहीं करते थे, वो अपने तौर तरीके से जीते थे. दे काइंड ऑफ डिड मेडिटेशन एंड ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय non-Aryan cultures, non-Arya cultures, I would say. Like they were closer to meditation and वो तौर तरीके वो फॉलो करते थे, लाइक डीप आँख बंद करके पूजा करना. This was not something that Vedic people used to do. Vedas were centered around yajnas. एंड याज्ञवल्क्य करके एक ऋषि थे जो बेसिकली इस कुरु रीजन से वो ट्रैवल करके मगध गए थे, लाइक एंड वहाँ पे वो बेस थे. और वो राजा जनक जो थे उनके साथ ही एंगेज इन लॉट ऑफ फिलोसफिकल डिबेट. सो देयर ही सेज कि आई विटनेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन जो कि मुझे बहुत बिजार लगे इनिशियली. एंड ही सेज इन द ब्राह्मणा टेक्स्ट दैट ही यूज्ड टू ईट मीट. But वहाँ पे जाने के बाद he saw that those people had abandoned all of it. So he documents his own experience in the Shatapatha Brahmana. कहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही? This is towards the east, Videha, Koshal, that region. We don't see specifically which region it is, but it is towards the eastwards movements. Okay. So Bihar types. Yeah, you can say that. Okay. That whole region they used to travel a lot. So that region was very different from the वैदिक हार्टलैंड. तो ये जो कल्चर ट्रांजिशन हुआ है बेसिकली, उसके बीच वी सी लेटर वैदिक टेक्स्ट कंपोज्ड. सो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें हमें एक एक्सप्लोजन ऑफ ट्रेडिशंस मिलता है जिसमें जो ऋग्वेद का जो जैसा कल्चर है वो एक्सपैंड करता है, और इसमें हमें इंद्र का वेटेज धीरे धीरे घटते हुए बाकी डेटीज जैसे रुद्र हैं, राइट, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है. अर्ली शिव जी. बिल्कुल बिल्कुल. सो
ऋग्वेद में रुद्र is someone we used to be afraid of. He's called a howler, जो शोर करते थे. और मारुत्स करके एक सब डेटीज होते थे, वो उनके पिता थे. वो तो रुद्र जहाँ भी जाते थे वो मारुत्स लाते थे. तो कुछ यज्ञों में इंद्र को इनवाइट किया जाता था कि इंद्र जी आप आइए और रुद्र प्लीज चले जाइए, ऐसा बोला जाता था. प्लीज कृपा कीजिए, हम पे दया कीजिए, हमें मत कीजिए. सो ही वेंट फ्रॉम अ अफ्रेड डेटी एंड धीरे धीरे वी सी थिंग्स लाइक भोले, auspicious, these things also starting getting added to the archetype of Rudra. But यजुर्वेद तक रुद्र इज प्रॉपरली लाइक उनके लिए भी भक्ति है. रुद्र नमकम हम देखते हैं, चमकम हम देखते हैं, एंड रुद्र बिकम्स लाइक अ मोर एक्सपेंसिव. एंड व्रत्यस जो होते थे हु वी मेंशन्ड, वो रुद्र को अपना मानते थे, बट they were not around Indra. So it seems like Rudra, the proto Shiva character, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट. फिर जो विष्णु भी हैं, विष्णु ऋग्वेद में एक माइनर डेटी है. उनका मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है. और उन्हें उपेंद्र बोला गया है. उपेंद्र मतलब उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई. तो इंद्र जब वॉर पे जाते थे, जब लड़ने जाते थे, तो विष्णु यूज्ड टू हेल्प हिम. एंड द डिस्क्रिप्शन दैट वी गेट, जो 3 स्टेप्स लेते हैं विष्णु जी, दैट थिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम द वेदास इटसेल्फ. वाओ, उसका भी रेफरेंस वहीं से ही है, वामन अवतार में. एंड अ शॉर्ट ड्वार्फ वाला इमेजरी वैसे इमेजिन किया गया विष्णु को. बट धीरे धीरे हम देखते हैं विष्णु बिकम्स द मेन डेटी, राइट. अभी थोड़े अलग टैंजेंट में एंटर करते हैं. एक मेटाफिजिकल टैंजेंट है. मैंने दुनिया भर के डेटीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जस्ट आउट माय ओन इंटरेस्ट. आई नो कि आप भी पढ़ रहे हो. और अलग अलग देवताओं की प्रेजेंस अलग अलग युगों में होती है. तो स्पेसिफिकली भारत के बारे में बात करते हैं, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट. आपको लगता है कि देवताओं के बीच भी ऐसी डील्स होती होंगी जहाँ दे डिसाइड कि हाँ अगले 2000 साल के लिए आप मेन डेटी रहोगे इस लैंड पे, या इट कीप्स रोटेटिंग? व्हाई इज इंद्र कमिंग बैक? I think that's a very right, मतलब justified way of looking at things. The perspective here would be कि जैसे लोग बदलते हैं उनके देवताएं भी बदलते हैं. लोग अपने देवताओं को इमेजिन करते हैं जो कि उनके भावों को, उनके प्रिंसिपल्स के साथ वो एडजस्टेड हों, राइट. सो विथ टाइम जैसे इंडिया ज़्यादा डाइवर्स बनती गई, जैसे ज़्यादा लोग बनने लगे, हमें ऐसे डेटीज़ चाहिए थे जो हर किसी को बिलोंग कर सकें. इंद्र जो थे वो मासी गॉड नहीं थे, वो सबको बिलोंग नहीं करते थे, वो राजा महाराजाओं के ही गॉड थे. वो ऐसे ही लोगों के लिए थे जो उन तक वो लेवल मैच कर सकते हैं. अगर तुम्हारे पास वो योग्यता है तभी मैं तुम्हारा वो बनूंगा. सो इंद्र सॉर्ट ऑफ हैड दैट, बट दैट एनर्जी उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी जब इकोनॉमिकली लाइक हम लोग अर्बनाइज हो रहे थे. जब एक इकोनॉमिक अर्बनाइजेशन होता है, वी वांट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर, राइट. एंड दैट इज़ व्हेन यू सी जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे सॉर्ट ऑफ राइज, बिकॉज उस कल्चर में जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, आप 100 एनिमल्स की बलि नहीं दे सकते. इट इज़ नॉट beneficial to the economy. So you definitely need gods which will validate your way of living, your way of lifestyle. So धीरे धीरे जैसे हम कृष्णा का evolution देखते हैं, कृष्णा सामवेद मतलब कृष्णा says कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, right. So by the end of all the Vedas हम देखते हैं कृष्णा has become the most beloved god of India, जो सबको एक साथ लेते हैं. इनफैक्ट द मोस्ट टसल हम लिटरल सेंस पे देखते हैं इन द गोवर्धन एपिसोड, जब कृष्णा जी एक फिंगर में गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र को चैलेंज करते हैं कि आज से तुम्हारी पूजा बंद, आज से हम ये गोवर्धन को ही पूजा करेंगे, हम ग्वालों की पूजा करेंगे, एंड मैं केयर नहीं करता. इवन होली फॉर एग्जाम्पल, राइट, इट्स समथिंग दैट कृष्णा स्टार्टेड. होली क्या है, सब कोई भी जाति पाति ना देखकर एक दूसरे को लोग रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं. दिस इज व्हेन सोसाइटी हैज़ एक्सेप्टेड कि हम डाइवर्स बनेंगे, हमें नहीं बटना ये क्लैन में वो क्लैन में, एंड दैट इज व्हेन कृष्णा राइजेस. आई फील द रीजन इंद्रा इज राइजिंग अगेन इज बिकॉज इन सम वेज हम उन्हीं ऋग्वेदिक टाइम्स के हिसाब से जा रहे हैं. वी आर एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड जहाँ पे इंडिया का एक पोजिशन बढ़ते जा रहा है. वी आर गेटिंग रिचर इन द वर्ल्ड, लोग हमें देखते जा रहे हैं, and Indians are going and impacting every single field.
एंड हमारे पास अभी वही चैलेंज है जो उस टाइम पे वैदिक लोगों के पास था. हाउ डू यू बिल्ड अ न्यू सिविलाइजेशन? व्हाट इज इंडिया 2.0? एंड जब भी एक नया सिविलाइजेशन चाहिए होता है, यू नीड डिजायर. पहले चाहिए होता, यू कैन नो लॉन्गर बी लाइक कि अब सब तो मोह माया है, देखा जाएगा क्या होगा. दैट इज नॉट द एनर्जी टुडे. We need people whose heart is totally here right now, and we need that Indra energy who is like कि ज़्यादा ये सोचो मत, ओवरथिंक मत करो, एक चीज़ पकड़ो एंड अपना सब कुछ दे दो उसमें. एंड आई फील लाइक people are getting more ambitious, people are becoming more materialistic. I think it's a good thing, and that is why I think Indra is resurging. इंद्र भगवान की जय. जय इंद्र. उन उनका कोई मंत्र है? There are lots of mantras. I don't connect with him on a mantra level, but the whole Rigved is dedicated to him. Like just कोई भी उठा लो. The I think जो शादियों में बोला जाता है, that contains Indra का reference. What is that? Very famous. मैंने किसी की शादी करवाई नहीं है तो But it's one of the mantra. मेरे mind में आ रहा है. This is where you forget it. Samano Indra Vidhashavaha Swastina Indra Vidhash. You know, like that's almost a classical. In many films also they use it. So it says Indra bless us. So and so, like all the gods. But वैसे like lots of mantras are there which like the way they've composed poetry for Indra, like it's alag level of, and yet it is not bhakti in the sense of Krishna's bhakti. It is kind of a father figure sort of a thing. So Indra does not have the 5 ways of Krishna जैसे होता है ना, as a sakha, as a lover. So Krishna's bhakti is lot more complex. Indra's bhakti is like very आपके लिए जान न्यौछावर है. आप जो हो लाइक यू सो परफेक्ट, आप एक पिता की तरह हमें गाइड करते हो, आप हमें नरिश करते हो. देर आर जेलसी इंड्यूस्ड भक्ति फॉर इंद्र. हे इंद्र और किसी के मत होना, बस हमारे बन के रहना. वाओ. Things like that. So I think it's more relatable to kind of like, I think grey people who are not that bhaktified. It's almost yeah, you just like love him because he guides you and he helps you and he gives you success in you know, things. And also एक बहुत interesting चीज़ है ऋग्वेद में, every mandala is by a different rishi family, by a different rishi clan, and every rishi sees Indra in a different way. So the very old ones, which are Rishi Bharadwaj, Rishi Vishwamitra, they see Indra almost like that Greek Zeus or like Thor, you know, कि you're so powerful, you're so ऐसे. But बाकी के जो ऋषि आते हैं वो धीरे धीरे करके उनको ज़्यादा ह्यूमनाइज करने लगते हैं. तो जैसा कि हमने चौथे मंडल में ऋषि गौतम ऋषि, उन्होंने इंद्र के चाइल्डहुड को री इमेजिन किया है कि उन्होंने एक स्टोरी डिस्क्राइब किया है वहाँ पे कि इंद्र का जब जन्म हुआ था तो उनकी माता ने इंद्र को अबैंडन कर दिया था. उनकी माता ने बोला था कि कोई भी गॉड तुम पे काइंड नहीं होने वाले. कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र वॉज ऑल्सो एक्यूज ऑफ पैट्रिसाइड, अपने ही पिता को उन्होंने ख़त्म कर दिया था. तो अगेन वेदों में एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं है कि कौन है वो पिता. क्या वो त्वष्टा हैं? त्वष्टा इज ऑल्सो द डेटी जो इंद्र के बहुत सारे वज्र भी त्वष्टा ने बनाया है. ही इज़ लाइक द विश्वकर्मा ऑफ द वैदिक एज. एज इन वेपन्स बनाते थे वो इंद्र जी के. एंड in some contexts he is referred to as the father figure of Indra, and Indra apparently kills him. So his mother probably saw that he is going to become someone like that, तो उन्होंने उनको बचपन में ही abandon कर दिया था. और इंद्र बेसिकली इतने दरिद्रता में, इतने हार्डशिप्स में थे कि उनको एक कुत्ते के अतड़ियाँ, मतलब डॉग्स इंटेस्टाइन्स उनको खाना पड़ा था. उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे इंद्र के लिए हमें मिलता है. एंड आई थिंक ये सारी कहानियों के ज़रिए ऋषिज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंद्र जैसा कैरेक्टर का ओरिजिन कैसे हुआ होगा और ये कहाँ से आ रहे हैं. और बाकी आत्री ऋषि गोपाल शब्द का यूज़ करते हैं इंद्र के लिए, जो कि गौ की रक्षा करते हैं. ही प्रोटेक्ट्स द काउज. A lot of epithets that are used for Vishnu, Krishna now actually originally belong to Indra, and then he sort of dissolved and that applied to Shiva and all. There is a Upanishad called Kaushishtaki Upanishad,
तो उसके थर्ड चैप्टर में देर इज ऑलमोस्ट व्हाट यू कुड कॉल इंद्र गीता, वेयर श्वेत केतु करके कैरेक्टर है, उसको इंद्र ज्ञान देते हैं अबाउट आत्मन एंड परमात्मा, और क्यों वो स्वयं, इंद्र स्वयं परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हाउ यू शुड बेसिकली लिव योर लाइफ in terms of Indra. And lot of ideas that come from later day, like even in Gita, they actually stem from those parts, Kaushishtaki Upanishad. तो हम ये सारे जो layers देखते हैं, I think this is what the Indian land does. जैसे मैंने बोला था कि हम डोमेस्टिकेट कर देते हैं हर कल्चर को, तो आई थिंक स्टार्ट में इंद्र एक रूप से थे, बट धीरे धीरे वो सॉफ्टेंड होते जाते हैं, बिकॉज आई थिंक द पीपल ऑफ दिस कल्चर, राइट, वो उस तरीके से चाहते हैं, अपने गॉड्स में वो एक नम्रता चाहते हैं, वो एक सॉफ्टनेस चाहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे इंद्र एम्ब्रेस करते हैं. और ये जो ऋषिस मैंने मेंशन किया, ऋषि आत्री, कण्व ऋषि, ये जेनेटिकली भी कुछ लोगों ने इवेल्युएट किया है बाय गोत्र, जो कि ब्राह्मणों में गोत्र होता है, उनका इवेल्युएट करने के बाद उन्होंने पाया है कि ऋषि आत्री, कण्व ऋषि, इनमें जेनेटिक कॉम्पोनेंट डिफरेंट था फ्रॉम विश्वामित्र, भारद्वाज. बट स्टडी कैसे किया उनको? बिकॉज जो अभी मौजूद हैं जो गोत्र हैं, वशिष्ठ गोत्र, अंगिरा गोत्र, तो ये स्टडी में इन्होंने वही आज के ब्राह्मण लोगों का जो एक ही गोत्र को बिलोंग करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट हैप्लोटाइप इवेल्युएट किया, जिससे वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि बिकॉज फादर लिनेज जो होता है वाई क्रोमोसोम से ही पास होता है, एंड बिकॉज दैट उसको स्टडी करके वी कैन फोरटेल कि आपके एंसेस्टर्स का कौन सा वो था. सो वी सी कि इवन ऋषियों के जेनेटिक्स में बेसिकली देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द मंडलास, एंड एज द ऋषिज बिकम मोर एंड मोर, मतलब जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, द ऋषि फैमिलीज में जो R1A हैप्लोटाइप है उसका कंपोनेंट धीरे धीरे घटते जाता है. सो इट्स मोर लाइक मोर पीपल हु वर नॉट ओरिजिनली प्रॉब्ली वैदिक, दे केम इनटू द फोल्ड. तो जो एसिमिलेशन है वो स्टार्ट द ओल्डेस्ट वेद में ही हमें एसिमिलेशन दिख रहा है लोगों का. यानी कि यहाँ हम जब ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, जो इंडिया का मैप है, वो हमारी तभी भी ज्योग्राफी थी अप टिल अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका वगैरह, बट बाहर से भी लोग आने लगे, जैसे टर्किक बेल्ट, शायद गल्फ, शायद चाइना, यहाँ से लोग आए अंदर. बिल्कुल, राइट. सो इट वाज ऑल लाइक, इससे पहले भी, वेदों के पहले भी हम इंडस वैली के नाम जो यूज़ होते हैं, जो टेक्स्ट यूज़ होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, हम ऑल द वे सुमेरिया में पाते हैं, राइट. सुमेरिया इज दैट होल बेल्ट, मिडिल ईस्ट, मेसोपोटामियन बेल्ट, राइट. इराक, हाँ, इराक यू कैन से. तो वहाँ पे हमें नाम दिख रहे हैं, वहाँ पे हमें एविडेंस मिल रहा है कि पीपल यूज टू ट्रैवल. तो जब ये डिबेट्स होते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया, आर्यन माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत deliberately complex कर दी गई हैं. The truth is migration was happening everywhere in all directions. लोग इधर से भी जाते थे, उधर से भी जाते थे, and sometimes reality is much more interesting and nuanced than the simple theory जिसमें हम लोग अपने आप को बांट देते हैं. ओ तू ऐसा सोचता है, तू ऐसा सोचता है. Exchange happened across both ways. तो जो श्रीकांत अलगरी जी का some interpretations हैं कि दशराज्य युद्ध के बाद बहुत सारे ट्राइब्स गए होंगे वेस्टवर्ड्स. आई डू अग्री, हुआ होगा, डेफिनेटली दे वुड हैव गॉन दैट डायरेक्शन. वॉर ऑफ 10 किंग्स, यस, द वॉर ऑफ 10 किंग्स. तो ये आपने क्या शब्द यूज किया? दशराज्य युद्ध. दशराज्य युद्ध. ओके, सो वियर्डली 2-3 मिनट पहले मैंने सोचा कि अभी वॉर ऑफ 10 किंग्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर आपने सामने से कहा. इंटरेस्टिंग. देखिए कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चेक पॉइंट है इस पूरे पॉडकास्ट में. बिल्कुल. ईजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस इज 2026 में हमारे लिए भारतीय एपिक्स है रामायण, महाभारत. उस जमाने में, महाभारत रामायण के ज़माने में, भारत के एपिक्स थे वॉर ऑफ 10 किंग्स. बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्टली पुट, राइट. और हम वॉर ऑफ 10 किंग्स के बारे में सुनते ही नहीं. बताओ क्या है वॉर ऑफ 10 किंग्स? सो वॉर ऑफ 10 किंग्स इज ऑलमोस्ट द क्लाइमैक्स मोमेंट ऑफ ऋग्वेद, जहाँ पे बेसिकली एक ट्राइब ऑफ, सो द मोस्ट डोमिनेंट ट्राइब जो कि जिस पे हमारे भारत का नाम है, द भारत ट्राइब, वो विनर थी ऑफ द दशराज्य युद्ध. इससे पहले देयर वर लॉट्स ऑफ ऐसे ग्रुप्स ऑफ क्लैंस ऑफ ट्राइब्स लिविंग ऑल ओवर इंडिया. तो अभी ऐसा था कि सुदास करके एक राजा थे जो कि बिलोंग करते थे टू
दिस हमारा भरत ट्राइब हम बोल सकते हैं. तो इनके जो राज पुरोहित थे वो पहले विश्वामित्र जी थे, तो उनको रिप्लेस करके वशिष्ठ जी को लाया गया था. और आई माइट बी कंफ्यूजिंग द टू नेम्स बट आइदर ऑफ दैट. तो आफ्टर दिस रिप्लेसमेंट देर वॉज अ पॉलिटिकल टेंशन इन दैट क्लाइमेट. तो जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी इन राजा के खिलाफ हम एक कोalition बनाएंगे एंड वी विल सॉर्ट ऑफ ट्राई टू डिफीट देम. तो इन्होंने जो भी सारे क्लैंस थे वहाँ पे जो भी मेंशन्ड थे, फॉर एग्जांपल अनुज, द्रुह्योज, राइट, एंड देर आर सेवरल अदर लाइक 10 ट्राइब्स के नाम थे. दे ऑल केम टुगेदर एंड उन्होंने सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ा था. हल्के से पॉज करते हैं, दो चीज़ें कहना चाहूँगा. आपकी वीडियो से मैंने ये सीखा है कि जब हम कह रहे हैं विश्वामित्र या वशिष्ठ ऋषि या गौतम ऋषि, यहाँ ये ऋषिज के स्कूल्स है. सेम इंसान मोस्टली तो नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स द लीनियज दैट्स पास डाउन. जैसे एक गुरु परंपरा में गुरु की एनर्जी पास ऑन होती है, सेम लॉजिक. बिल्कुल, डेफिनेटली. दूसरा पॉजिंग मोमेंट, एक सवाल है. ये जो सुदास किंग है, ये कौन से जोग्राफी के थे लाइकली, एंड बाकी के जो 10 ट्राइब्स थे वो कौन से जोग्राफीज के थे? सो दे वुड हैव बिलोंग टू, अगर लास्ट से स्टार्ट करें कि ये जीतने के बाद सुदास एस्टैब्लिश्ड कुरुक्षेत्र एज द कैपिटल. ठीक है. एंड आसंदिवत वाज एक्चुअली द गांव जो कि कुरुक्षेत्र से पास है. हरियाणा. हरियाणा. हरियाणवी पावर. यस यस. स्टिल इफ यू एक्चुअली थिंक, वो कनेक्शन मैंने अभी भी नोटिस किया है. लाइक ऋग्वेद का जो स्पिरिट है मटेरियल वेल्थ का वो चाहत, दैट स्टिल समहाउ पंजाबी सॉन्ग्स आर स्टिल अबाउट दैट. ये चाहिए, मटेरियल चाहिए. सो दैट स्पिरिट इज समवेयर इन दैट ज्योग्राफी स्टिल लॉक्ड इन. एनीवे, कमिंग बैक. सो आसंध गांव जो है वो बना था गढ़ आफ्टर द बैटल ऑफ द 10 किंग्स. बट इससे पहले वो लोग कहाँ पे थे एग्जैक्टली, इसका डिस्क्रिप्शन हमें इतना क्लियरली नहीं मिलता. बट इट वुड बी समवेयर अराउंड द ज्योग्राफी इटसेल्फ, द पंजाब रीजन यू कुड से. पाकिस्तान इंडिया का पंजाब कंबाइंड रीजन, वहाँ से थे. सो यू कैन कॉन्स्टेंटली सी वहाँ से फिर वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से पांचाल जा रहे हैं. सो इट्स अ कंटिन्यूस वेस्ट टू ईस्ट माइग्रेशन जो हो रहा है. बट फिर बाकी इंडिया में क्या हो रहा है? बाकी इंडिया में लोग हैं, सब कोई अपना जीवन जापन कर रहे हैं. देर आर दे हैव देयर ओन डेटीज. एनिमिज्म इसे बोला जाता है आज के टर्म्स में, जहाँ पे आप नेचर वर्शिप कर रहे हो, वाटर का वर्शिप कर रहे हो. एंड इन मैनी वेज इवन वैदिक कल्चर स्टार्टेड लाइक दैट. यू नो, द सबसे पहले डेटी हमें द्याउस मिलते हैं इवन इन वेदास. सो द्याउस इज अ स्काई गॉड, और बोला जाता है कि द्याउस और पृथ्वी के मिलन से इंद्र क्रिएट हुए थे. And but Dyaus is again like synonymous to Zeus, and the term we get is Dyaus Pitar, and Dyaus Pitar se we get Jupiter, by the way. So yeah, exactly. And Tuesday is named after this Norse god Tyr, जो कि आते हैं तिवस से, which is also from Zeus. So it seems like in this entire culture there is like this deity called Dyaus, and by the time Rigveda is composed, he is out of power. उनका ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है. फिर से नाम क्या? द्याउस. द्याउस. या वेदों में उनको द्यौ बोला जाता है, द्यौ पिता. सो ही इज लाइक द स्काई गॉड, स्काई फादर. एंड द थिंग अबाउट दिस कल्चर इज लाइक इंडो यूरोपियन कल्चर इज, कहीं हमने लाइक इंडिया में द्याउस को हमने साइड कर दिया, कहीं पर द्याउस बिकेम द मेन थिंग लाइक ज़्यूस ग्रीक कल्चर में. किसी और कल्चर में दे वुड हैव लाइक ट्विस्टेड इट इन अ डिफरेंट वे. सो दोज पैरेलल्स हमें बहुत इंटरेस्टिंगली देखने को मिलता है. सो अलग लोग क्या कर रहे थे, टू कम बैक टू दैट पॉइंट, दे वेर डेफिनेटली लिविंग इन अराउंड द पेरिफेरीज. वेल, द interpretation is कि whenever asuras are mentioned or like daityas are mentioned, they actually referred to tribes of people. बट क्योंकि अगर हम इंसान का नाम लिखेंगे then their descendants could take revenge या that could create issues, तो उनको थोड़ा सा dehumanize कर दिया जाता था using other names. So that is the interpretation I kind of align with also, कि बहुत सारे लोग सब तरफ रहते थे एंड धीरे धीरे वो बट दे वर कमिंग इन टू द वैदिक फोल्ड, एंड वो अपने साथ नए नए कल्चर्स लाते थे, नए नए पर्सपेक्टिव्स लाते थे, और ये एक्सपैंड करता गया. सो वेरी अर्ली ऑन आफ्टर ऋग्वेद इटसेल्फ, लाइक ऋग्वेद के कॉम्पोजिशन में ही पीपल हैड स्टार्टेड टू बी
मिक्सिंग एंड लोग आते गए जुड़ते गए एंड अपने कल्चर्स वो मिक्स करते गए. कोई रुद्र को ज़्यादा वर्शिप किया, कोई इसको ज़्यादा वर्शिप किया. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न वाई इंद्र का वर्शिप धीरे धीरे फेल ऑफ, बिकॉज इंद्र रिप्रेजेंटेड दैट sort of that power that wasn't so much interested in negotiating with everyone. उस जमाने का साउथ मुंबई साउथ दिल्ली. Bilkul. Perfect was- way of saying it. It was something that people couldn't really relate with, right? And जैसे जैसे even हमारे films में we see from like this very posh London में brought up and धीरे धीरे we see more stories of गाँव of you know real India. That something like that happened in the Vedas also. It went from like this high priestly राजा महाराजाओं का culture to a something जो गाँव गाँव में everyone could accept. जिन जिन लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है ये एपिसोड देखिए, ये कहना चाहूँगा. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. ओके यार, ट्रेजेक्ट्री ऑफ शिवजी, लेट्स रिकैप ऑन दैट. आपने कहा रुद्र मेंशन होते हैं ऋग्वेद में, बट मोस्टली मासेस में लोग रुद्र डेटी से थोड़ा सा डरते हैं. Right. और फिर ये डर प्यार में बदलने लगता है. भोलेनाथ नाम निकल के आता है, मासेस शिवजी को अपनाते हैं. I think Shivji is older than the Vedas itself. मेरा तो ये मानना है कि इवन वेदों से आने से पहले भी एक थ्योरी कि इंदस वैली में जो सील मिला है दैट्स प्रॉब्ली पशुपति, राइट? जब सदगुरु मेंशंस अबाउट आदि योगी, वी डू थिंक लाइक देयर इज समवन इन द हिल्स, क्योंकि जैनिज्म में ऑल्सो व्हेन दे से ऋषभनाथ, राइट, दे रिफर टू सम कैरेक्टर जिसका एक ऋषभ, एक बुल was the वाहन. So same iconography हम बहुत बहुत जगहों पर देख रहे हैं. It could be that Shiva could have been an archetype of a real person, जो कि एक clan leader हो सकते हैं, एक military leader हो सकते हैं, जो कि एक खुद एक योगी टाइप के हो सकते हैं. योगा का जो प्रैक्टिस है वो वेदों से भी पहले जाता है. I think सदगुरु दिल से मान दे कि आदि योगी एक असली इंसान थे. right. मतलब ये जो रोगन पर जाके भी उन्होंने यही कहा कि he was a real person. Go on. So I feel like that tradition was already there in this culture. वेदों के आने के बाद they sort of merged together. So ये जो रुद्र थे और इनका नाम आदि योगी, शिवा, पशुपति, ऋषभनाथ, कुछ भी आप बोलो, वो sort of merge होके आज के हमारे modern day शिवजी बने हैं. तो रुद्र के जो आर्केटाइप्स हैं कि वो भोले भी हैं बट वो स्कैरी भी हैं, वो काइंड भी हैं लेकिन वो बहुत क्रूअल भी हैं, वो बहुत हाई एनर्जी से वो हाउल करते हैं. हाउल इज़ द स्पेसिफिक. एंड फिर हम शिव जी का तांडव देखते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ दिस पैरेलल्स. इंडिया की खासियत ये है ना कि वी डोंट केयर कि हम यहाँ से लेंगे वहाँ से, सब तरफ से हम लेते हैं. एंड फाइनली हम कुछ एक ऐसा बनाते हैं जो किसी एक कल्चर में कंप्लीटली नहीं था, वो कुछ ओरिजिनल बनता है. और ये हम शिव जी के साथ भी देखते हैं. सामवेद वाले वीडियो में आई ट्राई टू एनालाइज कि कृष्णा का वो थीसिस कैसे होता है, कैसे विष्णु धीरे नारायण में जाते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो हर डेटी में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है ऑफ असिमिलेशन, एंड दैट इज़ वॉट इज़ बाइंडिंग अस. ओके, ऑडियंस को ये दिखाना चाहूँगा, ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये है भारत और भारतीय होने का असली मतलब. मिक्स ऑफ फिलोसफीज. वाओ, ये जो आपने किया ना, दिस इज कॉल्ड प्रोपल्शन ऑफ नॉलेज इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. और 1000 पॉडकास्ट करने के बाद आई एम फुल्ली अलाइंड विद दिस कि ये है भारत, द प्रोपल्शन ऑफ फिलोसफीज फॉर द वर्ल्ड. बिल्कुल. मैं चाहूँगा कि आप ही समझाओ कि ये क्या है और भारतीय होने का मतलब आप इस पोस्टर से कैसे सीख सकते हो. आप जो चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, हमने इसको 4 लेवल्स में हमारे फिलोसफीज को कैटेगराइज करने का कोशिश किया है, भारत से जो भी ओरिजिनेट किए. द फर्स्ट वन इज द इजी मोड, जो कि आई थिंक आई वुड से 90% इंडियंस हम फॉलो करते हैं. इट स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट 2 आर भक्ति एंड पुराण. तो पुराण इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम महाभारत, इट इंक्लूड्स फ्रॉम रामायण, इतिहास हम जो बोलते हैं. एंड उससे भी पहले इज भक्ति. राइट, दीज आर द 2 फिलोसफीज कि आप ज़्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो, ये है कर्म होगा, ये होगा. सरेंडर टू गॉड. मान लो कि वो सब कुछ ले लेंगे. एंड लाइक दोज आर द काइंड ऑफ मोड्स जिसमें आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करना, आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना, एक्सपर्ट नहीं बनना. एवरी वन कैन डू दैट. द अदर 2 इन दैट सेम टियर आर लाइक स्मृता ट्रेडिशन. बहुत लोग नहीं जानते कि आजकल हम जो सारे भगवानों को वर्शिप करते हैं, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, वो आदि शंकराचार्य का इनोवेशन है.
ओके उससे पहले हम सब भी बटे थे, कई बस हम विष्णु को करेंगे, हम शिवा को नहीं करेंगे. एंड नॉट जस्ट लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, लाइक लोग लड़ मरते थे कि नहीं तुम ऐसे हो. राजा एक दूसरे का टेम्पल्स विध्वंस कर देते ओ थे, गॉड इतना वो सीरियस था. सो इट वाज आदि शंकराचार्य जी का रेवोल्यूशन कि वो पूरे इंडिया में गए, सब तरफ वो स्थापित किए सारे तीर्थ. एंड दैट इज व्हाई वी वर्शिप लाइक ऑल द गॉड्स टुगेदर. स्मरता Smartaism. that is what most of India is in my eyes That is anyway. most of India today. It's focused mostly in South India, but everyone kind of does it. And the fourth one is Karma Yoga, जो कि गीता का essence है. Like, so this entire tier is basically things that are not very easy to master, but easy to get started with. Wow. So that's your easy 101. तो अगर कोई वेस्टर्नर हमें देख रहे हैं या कोई अगर wants to get into Hinduism, I think that's where you start. The second tier is the hard mode. This is all the juice that came out of the Vedas, right? These are Vedas के 6 अंग थे, 6 schools थे. The first one probably here is Nyaya, right? Vaisheshika. Then there is Sankhya, and fourth one is Mimamsa. So these are very आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. You can't just like क्या है एक आप नहीं सोच सकते. And these are earlier form of scientific thinking, logic, कि अगर ये सच है तो ये गलत है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए. एंड ऑल ऑफ दिस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ लॉजिक, अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग. हम जो सारा हम सोचते हैं पुरुष, प्रकृति, सात्व, रजस, तमस, all that came out of these traditions. Acharya Prashant. Yes, bilkul. He's a great example of This is Jnana Yoga. This is where like you explore into like proper depth and all. Can we spend some time on this Acharya Prashant mode? Okay, aka sure, hard would mode. love to. Nyaya, spending hours arguing with other players about the game's rules and mechanics. Write a novel-length guide that no one will read. Right. So Nyaya, मैंने description थोड़ा सा ऐसा funny रखा था. Of course. No, this is great, bro. But at its core, what Nyaya is logic and basically epistemology. कि अगर एक चीज़ सच है तो उससे और क्या क्या हमें सच बिलीव किया जाता है. वेदों के बाद देयर वाज दिस रेवोल्यूशन कि व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स थ्रू विच वी विल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. तो कहीं पे प्रत्यक्ष को माना जाता है कि अगर आपकी आंखों के सामने हो रहा है वही सच है. कहीं पे अनुभव को माना जाता है कि अगर मैंने एक्सपीरियंस किया तब सच है. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज स्कूल्स, ऑल ऑफ देम आर लाइक हम इसको मानते हैं बट ये गलत है. वो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ लॉट्स ऑफ जो डिबेट, जो ऋषियां डिबेट करते थे, गुरुज डिबेट करते थे, वो इन चीज़ों पे करते थे. सो न्याय वाज अ स्कूल दैट केम आउट ऑफ इट. देयर इज अ न्यू ट्रेडिशन नाउ कॉल्ड नव्य न्याय. आई थिंक ऑडियंस कैन लुक इनटू इट. डीप में जाने से बहुत ज़्यादा डीप चलता जाएगा. वैशेषिका वहाँ पे इज़ द ऑन्टोलॉजी ऑफ थिंग्स कि चीज़ें बनती कैसे हैं, पदार्थ, परमाणु, वर्ल्ड का हायरार्की किया है. दिस इज लाइक प्री साइंस. जब हमें एटम्स के बारे में नहीं पता था, दे हैड थियराइज्ड कि परमाणु करके होता है, दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट. उसके कॉम्बिनेशन से नई चीज़ें बनती हैं. सो दैट्स हाउ द वैशेषिकास लुक्ड एट द वर्ल्ड. Hindu quantum physics. Yes. That is Vaisheshika. That is Vaisheshika. Wow, bro. Sankhya is about energies. It regards Purusha and Prakriti को central माना गया वहाँ पे. Purusha is your consciousness and Prakriti is matter. तो इन दोनों के मिश्रण से कैसे अहंकार बनता है, ईगो बनता है, आइडेंटिटी बनता है, एंड उससे पूरा दुनिया कैसे क्रिएट हुआ है. सत्व, रजस, तमस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हाउ एवरीथिंग फॉर्म्स, दैट कम्स फ्रॉम योर सांख्य स्कूल. मीमांसा इज़ अ कंजर्वेटिव वैदिक स्कूल जो कि वेदों को बहुत डीपली स्टडी करने को बोलता है. इट सेज कि हर यज्ञ का एक मेटाफर है. इट इज़ टीचिंग यू अबाउट समथिंग. तो उसके गूढ़ में जाओ, उसके डीप में जाओ. सो दैट इज़ व्हाट मीमांसा स्कूल इज़. आज वो बस केरला में बेस्ड है, बट या मीमांसा वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्टली वैदिक ऑर्डर. Damn, bro. Yeah. This is like, again, this is aspects of Hinduism I've never heard of. Exactly. Most people would have never heard of. 1% लोग इसको प्रैक्टिस भी करते होंगे, बट this shows कि जब यूरोप एंड वेस्ट में साइंस हो रहा था उससे हज़ारों साल पहले we had started that that प्रवृत्ति to analyze the world, to dissect the world in lot of detail. So I think this is something most people don't know of. इसी सवाल को आंसर करते करते आपने मेरे को 4 नए पॉडकास्ट के टॉपिक्स भी दिए. Right. And I'm always looking for the next domain to explore. Yeah. ये पॉडकास्ट का अंत नहीं है, बट डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि
ऐसे पॉडकास्ट की वजह से ना मैंने पॉडकास्टिंग की शुरुआत की थी Wow, how beautiful. कि इस तरह की मेंटल स्टिमुलेशन Right. कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो Hmm. to be reminded of that, get more humble through the journey of creating content. And on a larger level, this is why I started media as well, like a media career. बिल्कुल. And I'd argue that you started for the same reason कि आप भी पढ़ाई कर रहे हो और फिर शेयर कर रहे हो लोगों के साथ. Yeah, I was like, इतना सारा ideas है. Someone needs to like bring it all together, curate it. बताओ मत कि यही follow करो. At least बताओ तो क्या क्या है. And I feel आप जैसे लोग ना न्यू जनरेशन ऑफ सनातनी राइटर्स हैं who are explaining this like deeper stuff. I'm just excited for Gen Z's consuming this. yes, I mean, I was about to say I've always felt like a Gen Z amongst millennials in my own generation. I was like, मैं why पूछता था, and if someone said it, मैं उसको face value पे नहीं लेता था. I would evaluate ऐसा, and I see a lot of young kids are like that today. Yeah. You know, you're equipped with all these things, and a lot of it is not our credit. Like we are fortunate to live in a generation जहाँ पे AIs आप कुछ भी पूछ सकते हो. You can research anything. दुनिया का हर book आपको internet archive पे मिल जाएगा. So we are also very privileged and fortunate that way. And yeah, why not make use of it, right? Like हर चीज़ का हर generation का काम ही है आगे बढ़ाना उस tradition को. तो सनातन करके कुछ एक 1000 साल पहले होके वो म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है. यू आर लिविंग इट, यू आर पार्ट ऑफ इट, एंड तुम्हारा काम है उसको आगे बढ़ाते जाना, उसमें नए लेयर्स बनाना, right? And I feel like the Rigvedic people or the Vedic people would have been Gen Zs of their times. And वो लोग अगर आज जिंदा होते, वो लोग ऋग्वेद रटते नहीं होते, वो लोग नेक्स्ट ऋग्वेद कंपोज करते, वो लोग नेक्स्ट सोचते कि आगे क्या है. एंड वो स्पिरिट मुझे Gen Z में दिखता है. And I'm very hopeful. So not to take any credit from everyone who happened like before us, but I feel ये question करना, skepticism होना, and बस इंडिया को ऐसे ना पढ़ना. जस्ट सी कि इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग. हमारा पर्शिया के साथ कनेक्शन है, यूरोप के साथ कनेक्शन है, यहाँ पे अफ्रीका के साथ कनेक्शन है. एम्ब्रेस इट, लर्न अबाउट ऑल ऑफ दैट. इट ओनली मेक्स यू ग्रो मोर. And I believe like the real respect of Vedas is to carry that fire, that spirit of the Vedas. And then the Vedas which talks about कि क्या there is a creator है भी या नहीं है. You know, they're agnostic in their way. Not कि वो मंत्रों को रट रटा कर आप बस memorize करो. It's like the underlying spirit. And that I feel needs to be propagated ahead more than just the engine itself. So I think there's the engine, there's the fire, and you need the structure also, you need the spirit also. ये आज का एपिसोड ना some of the best content I feel we've ever done on the show. And I'm not trying to just hype. I was waiting for this. But back to this philosophy page. Hacker mode. The hackers are the one who discredit the Vedas, and not discredit is an understatement. They say the Vedas are trash, like इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सब, all that. So they are hackers because they created their own paths, right? And this is where like you get Buddhism, Jainism, and two extinct branches today called Charvaks and Ajivikas. Ajivikas are the extreme nihilists, जिसको आप बोल सकते हो. आजीविका बोलता है कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब कुछ प्रीडेटेड है, तुम कुछ कर्म वर्म है ही नहीं, मतलब करो ना करो, जो लिखा है वही होगा. एंड अशोका hated them, he killed them all. Okay, ये एक actual school of thought है. It is an actual school of thought. Like people really serious about it. मुझे लगा ये psychological placement कर रहे हैं लोगों. Not really, but you can see like if it's a bad idea, even if you're sincere about a bad idea, it will lead you to a downfall. Anyway, so coming back, there are the Charvaks. They are the hedonists. जो आप सोच सकते हो, like the Greeks basically. Life is about enjoyment. कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कर्म कांड कुछ नहीं होता. एक जीवन मिला है, मजे करो, जैसे करना है करने दो. Even they went कि अगर तुमको खराब भी मिल रहा है, मतलब अगर तुम्हारा नुकसान भी हो रहा है, तब भी मजे को परस्यू करो. लाइक ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. So Charvaks were like that, and some of the most influential ideas, hedonism for example, which comes way later, they are all the Charvaks. Then again, Jainism and Buddhism, both like they are the whole schools in itself, so I won't go too much deep in them, but both of them also like don't agree with the Vedas, but both do in a different way. So Jainism believes कि हर कर्म is doing damage to the world in some form, like you're breathing and you are destroying microorganisms, right? तो कुछ भी तुम चाहते हो तो वो किसी का नुकसान करता है. तो the right thing to do is to reduce suffering, is to reduce wanting. And in the extreme Jain practices,
towards the end of your life you have to even reduce breathing, not having food, खाना पीना सब छोड़ के पूरा, that is how you get samadhi. So that's the extreme form of Jainism where you reduce your impact on the world. But ironically they make the best businessmen today, right? That's the irony of the game. Yeah. We had on spectacular Jain I podcast see, yeah. और recently मुनि आदर्श जी के साथ Mhm. यही exactly ये चीज़ डिस्कस करी Mhm. कि इतने ज़्यादा बिजनेस बेनिफिट्स कैसे हैं जैनिज्म में. तो उन्होंने कहा कि हम हमारी कार्मिक स्लेट को बहुत साफ रखते हैं बिल्कुल. and then we notice the divine just helping us in our material journeys, which made a lot of sense to me. बिल्कुल, like they were almost mathematically precise about the way karmas worked. कि कर्मों को कैसे बैलेंस करना है, सबको जीरो कैसे करना है. That was like their goal. Buddhism takes a different approach. A lot of people say Buddhism is about the middle path, and again Buddhism is not a one monolith. We can't talk about it. It's a Vajrayana, Mahayana, everything is there. But in its essence, it's the nirgun and it's the shunyata of things. Like the self does not exist. Atman करके कुछ नहीं होता. That's I think at the core of Buddhism. All of it is a projection. सब कुछ हो चुका है and हम बस वो web में travel कर रहे हैं. So you can see how this whole tier of hacker mode, ये वो इंद्रा के spirit के पूरे विपरीत हैं. Indra is like तुम इच्छा करते हो, that is why you exist. Your agency, तुम पे है सब कुछ, individualism. And this whole group was like, that's all BS. It's all about like त्यागो, अपना detachment करो, don't have these attachment. So it's completely against the spirit of the Rig Veda. But well, that helped with acceptance. It helped with like people becoming less greedy, therefore more cooperative. And you know, we credit a lot of our society में reforms to this hacker tier. Okay. मतलब I definitely feel कि जो भारतीय संस्कृति है मॉडर्न डे वाली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है बुद्धिज्म और जैनिज्म से. बिल्कुल. In our philosophy, in the same way we are affected by Ramayana and Mahabharata. मेरा हॉट टेक ये है कि आई थिंक इन दिस अटेम्प्ट हम थोड़ा ओवर करेक्ट कर गए. हम थोड़ा ज़्यादा ही ये उपनिषद्स और फिलॉसफी में चले गए एंड वी टोटली लॉस्ट टच विथ आवर इंद्र स्पिरिट कि जस्ट वांट थिंग्स एंड डू थिंग्स. एंड आई थिंक अभी टाइम वापस आ गया है कि रेस्पेक्ट द उपनिषद, रेस्पेक्ट द गुरुज एंड ऑल दिस ट्रेडिशंस, बट थोड़ा सा ट्राई टू इन्वाइट अ लिटिल बिट ऑफ इंद्रा इनसाइड यू कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक चाहूँगा एंड मैं वहाँ पे जाऊँगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स द सिविलाइजेशन गोइंग. इवन त्याग करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, यू नीड समथिंग ना, यू नीड टू बिल्ड समथिंग. बुद्धिज्म ऑल्सो हैपेंड बिकॉज देयर वॉज अ फ्लरिशिंग एम्पायर, द मगध एम्पायर. दैट इज व्हेन इट केम अबाउट. सो ऑल दीज काइंड ऑफ फिलोसफीज दैट वांट यू टू बी सॉफ्ट एंड काइंड, वो तभी फ्लरिश करते हैं व्हेन देयर इज अ बूमिंग इकोनॉमी, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री. तभी ये हेल्प करते हैं. अगर पावर नहीं है, अगर तुम्हारा इकोनॉमी नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तब वीक बन के, तब काइंड बन के, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स. सो हमें वो कॉन्टेक्स्ट जानना इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों कब आए थे, राइट? टू मूव इनटू द एडवांस्ड मोड, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. अक्सर जब फॉरेनर्स पूछते हैं हिंदुइज्म के बारे में, मैं शुरुआत करता हूँ इस लाइन से कि जितने भी इंडिक फेथ है सब लूजली निर्वाणा, मुक्ति, एस्केपिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के बारे में बात करते हैं. तो अगर आप एक इंडिक फेथ में जन्मे हो, सनातनी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, लूजली कहीं ना कहीं आपको बोला जाता है कि अच्छे इंसान बनो एंड एस्केप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. आई डोंट थिंक एस्केपिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज दैट ईजी. जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, रीडिंग बुक्स, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जितने मेडिटेशन स्कूल्स में मैंने प्रैक्टिस करा, दे ऑल एक्सप्लेन कि ये बहुत लंबी जर्नी होती है टू मेडिटेट, टू एडवांस स्पिरिचुअली. समटाइम्स इट्स ओवर लाइफ टाइम्स एंड यू कैन ओनली ट्रूली डू इट व्हेन दैट्स द ओनली थिंग यू वांट. जब वो एक इकलौती इच्छा है, वही मुमुक्षु वाला कॉन्सेप्ट. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए मटीरियल गोल्स को ख़त्म करना है, राइट? और जब लोग पूछते हैं कि वाई शुड आई मेडिटेट, हाउ विल इट ऐड टू माई लाइफ, ये अक्सर ना कॉलेज स्टूडेंट्स पूछते हैं. ये मैंने नोटिस करा. जब आप मिड 20s तक पहुंच जाते हो और लाइफ आपको बेल्ट के साथ मारने लगती है ना, फिर पता चलता है कि हाँ, अच्छा मेडिटेशन की ज़रूरत है मेरे मेंटल हेल्थ को. जस्ट फास्टिंग द माइंड, वो शुरुआत होती है.
वहाँ से आप बेहतर प्रोफेशनल बन जाते हो, शायद आपको मटेरियल ग्रोथ मिलती है, योर सैलरी इम्प्रूव्स, योर इनकम इम्प्रूव्स बिकॉज ऑफ अ क्लियरर माइंड, देन यू फिनिश योर मटेरियल गोल्स, और फिर ये एडवांस्ड मोड की शुरुआत होती है. राइट. द ट्रिक इज, कैन यू बिगिन द एडवांस्ड मोड इन योर 20s itself or earlier? I think you can. I think everyone can do everything. Matlab, there is a pattern followed, but you know, patterns are meant to be broken. And I feel like a lot of, I'll go through one by one, but I think what connects all of them is that they're not advanced because they're very difficult to accomplish. They are advanced because they have opened up new worlds in themselves. They have changed the course of civilization almost. And I think वो इंडिया के ऐसे देन हैं जो कि और किसी कल्चर ने दुनिया को नहीं दिया है. So I would probably start with Advaita Vedanta, right? I think it's getting more and more popular with time. Even the West is getting very interested after all this AI consciousness thing. They are realizing that there might be Advaita Vedanta में कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है. So मूल of Advaita Vedanta is परमात्मा और आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं है, दोनों एक हैं. और ये पूरा संसार, ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं, ये एक ही चीज़ है. आप जो सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, सब कुछ एक ही है. द्वैत इज सेम एज ड्यूअल. द्वैत इज डुअल. ड्युअलिटी, दो चीजें. अद्वैत मतलब नहीं, दो चीजें नहीं है, एक चीज है. बिल्कुल. क्या है वो एक चीज? वो एक चीज, अब उस बिकॉज एक ही चीज है, आप उसको कुछ भी नाम देना चाहो आप बोल सकते हो. सब कुछ रणवीर है, सब कुछ आशीष है, सब कुछ कृष्णा है, सब कुछ यूनिवर्स है, सब कुछ क्रिएशन है. Doesn't matter. It's the same thing. जी. And all the Upanishads, when they say Tat Tvamasi, that is you. That is the essence of what this is about. कि जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर चल रहा है, जो यहाँ हो रहा है वही कोसों दूर हो रहा है. And it's a sort of saying, like Western भाषा में it's all fractals all the way down. Wow. लाइक यूनिवर्स का जो पैटर्न है वही तुम्हारे सेलुलर सिस्टम में वही चल रहा है. फ्रैक्टल्स क्या होता है? फ्रैक्टल एक पैटर्न है जिसको आप जितना जूम करो वही पैटर्न दिखता है. okay. आप उसको जूम आउट करो भी वही दिखेगा, जूम इन करो भी वही दिखेगा. इट्स उसी में कंटेंट है सब कुछ. उस एक ब्लॉकचेन जैसा होता है ना. ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन के एक नोड में पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क समाया हुआ है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि आप देख सकते हो ब्रह्मांड को एज अ होल, वन जूम आउट, बट एक अणु को भी अगर आप अध्ययन करोगे तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा. इट्स लाइक दैट लूपिंग रील, इंस्टाग्राम का लूपिंग रील. बिल्कुल. एंड देयर इज आल्सो लाइक द्वैत, एंड देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड अचिंत भेद अभेद. मतलब परमात्मा और आत्मा एक भी है, नहीं भी है. एंड दैट इज व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चैतन्य महाप्रभु. बट अगेन लाइक I wanted to keep this compact, so didn't mention all that. फिर आता है तंत्र. मतलब इससे बेटर तंत्र तो आप बेटर जानोगे than me, so I won't speak more. But tantra is about the occult. It is about there's something about our own mind जो कि unconscious realm में रहता है और जिसको सब कुछ पता है, जो हुआ था, जो हुआ है. एंड आई फील एक तंत्र के जरिए एक पोर्टल खुल जाता है उस realm के लिए. हल्के से रिवाइंड करते हैं, एंड विल गेट इनटू तंत्र आल्सो. अद्वैत को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? गुड पॉइंट. या अद्वैत को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? आई डू इट इन माई वे. आई एम नॉट श्योर अगर हर कोई को उसी तरीके से करना होता है. आई हैव ऑल्सो नॉट लाइक इनिशिएटेड इन टू द ट्रेडिशन माई सेल्फ, बट आई थिंक द फॉलो अप्स दैट यू गेट फ्रॉम अद्वैता इज टू रिकग्नाइज देयर इज अ सेल्फ ऑफ यू इन एवरी सिंगल पर्सन, राइट? अगर बाकी भी वही हैं जो आप हो, एक हो, यू डोंट सी योर सेल्फ एज अ, वो ईगो वाला चीज़ खत्म हो जाता है. ओके. एसेंशली. ओके. एंड यू it's just a shift of mind where you start seeing everyone as an extension of you. कि मैं जितना कॉम्प्लेक्स हूँ, मैं जितना सेंट्रिक हूँ, बाकियों में भी वो. Wait, it's the heightened version of empathy. Being an empath on steroids. Right. And in some forms, I think if you don't have like like a agency, I think Advaita can also become a prison very easily. कि अगर सब कुछ एक ही है तो मैं करूँ ही क्यों कुछ? सब कुछ तो चलते जा रहा है, मेरा क्या ही रोल है, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं क्यों ही करूँ, राइट? सो आई फील लाइक दैट माया की तरह देखना संसार को, वो थोड़ा ट्रैप में फंसा सकता है. कि अगर आप सब कुछ को ही माया मानो तो फिर क्यों एंगेज करना, क्यों मेहनत करना,
क्यों काम करना, राइट? सब कुछ अगर माया है तो, विच इज व्हाट आई फील कश्मीर शैविज्म करेक्ट्स. कश्मीर शैविज्म इज एसेंशियली अद्वैत वेदांता, बट इट सेज कि इट नेम्स दैट. आपने पूछा वो क्या है एक चीज. कश्मीर शैविज्म सेज इट्स शिवा, परम शिवा. एंड परम शिवा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और हम एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे वो परम शिवा डांस कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं. उनका गोल है टू एक्सप्लोर, ही इज क्रिएटिव, ही वॉन्ट्स टू डू थिंग्स. तो आप जो एक्शंस कर रहे हो वो एक्चुअली आपके अंदर का वो वन चीज़ है जो आपके थ्रू कर रहा है. एंड ही इज हैविंग फन. You know, it's like the Nataraja जो हम देते हैं, that's an icon that's generally used in Kashmir Shaivism. तो वो अद्वैत वेदांता के प्रिंसिपल्स पे बिल्ड करके बोलता है कि द यूनिवर्स वांट्स टू हैव फन, एंड वो खुद को ही एक्सप्लोर करना चाहता है, इसीलिए ये सब उसने क्रिएट किया. एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ स्लाइट शिफ्ट इन द वे यू लुक एट इट, बट इट गिव्स यू एजेंसी. आई फील कश्मीर शैविज्म बिलीव्स कि यू द वर्ल्ड इज रियल, ये कोई माया वाया नहीं है, सब सच है. जो हो रहा है वो भी सच है, और जो तुम काम कर रहे हो वो भी सच है. एंड तुम उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना पूरा ये गैलेक्सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ वो नोड है. सो और डीप में जाने से देयर विल बी मोर वेरिएशंस, टेक्निकल वेरिएशंस, बट ब्रॉडली दैट इज हाउ कश्मीर शैविज्म सीज. कश्मीरी शैविज्म आप प्रैक्टिस करते हो मंत्रों से? अगेन these are whole like big traditions. उसमें ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कश्मीर शैविज्म में. मतलब लूजली स्पीकिंग ना, जो इजी मोड वाले आपके 4 फिलोसफीज हैं वो थोड़े बहुत मेंटल फिलोसफीज है, हाउ टू व्यू द वर्ल्ड. हार्ड मोड वाले स्टडी ओरिएंटेड है, आचार्य प्रशांत रिसर्च वाले. बिल्कुल. हैकर मोड इट्स टू डीप एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एज वेल एज mental viewpoints. Advanced mode is similar to the hacker mode. Yeah, but I think with little more of a focus on practice. Yes, I exactly. think. Practice. They are very practice oriented. And yoga, for example, the most practice oriented, right? Yoga लोगों को लगता है is just about asanas and all, but that's just the first step. Like asanas are just a way to prepare your body. आपके body आप लचीला हो ताकि वो आप जो भी आगे के एडवांस चीज़ें हैं आप उसको कर पाओ, राइट? द सेकेंड स्टेप इज श्वास, जो बहुत लोग आई थिंक स्टिल नो. प्राणायाम जो होता है, प्राण के चैनल आप कैसे कर सकते हो सो दैट लाइक यू आर रेडी फॉर दैट प्राणा वाला स्टेट. देन द थर्ड इज वेर यू रिसीड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड यू गो टू योर इनर माइंड. Okay. Right. So- Ashtanga yoga, exactly. Ashtanga Okay, yoga. okay. So the 8 steps of yoga, right? And every step mein there is like a leveling up happening. You're going deeper and deeper and deeper. So हर एक चीज में आई एम नॉट वेल वर्स्ड विथ ईच सिंगल ट्रेडिशन, बट येस जितना डेप्थ में आप घुसोगे उतना पूरा एक बॉडी ऑफ वर्क है जितना आप कर सकते हो. एंड नॉट जस्ट इन द एडवांस्ड टीयर, ऑलमोस्ट लाइक इन ऑल टीयर्स यू कैन डू इट, बट एडवांस्ड इज बिकॉज दे हैव एंड्योर्ड ऑल्सो, लाइक दे आर स्टिल प्रैक्टिस्ड एंड you know they are useful, which is why they are getting practiced. एक और टियर है हाइपर एडवांस, बट उसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है. Right. एंड एडवांस मोड गेट्स यू ऑन टू द हाइपर एडवांस, Right. इसलिए यहाँ फ्री स्पेस है. बट तंत्रा, योगा, शैविज्म, आई डोंट नो बट अद्वैता ऑनेस्टली, बट एटलीस्ट दीज 3, उन तीनों का गोल यही है कि अभी जाओ अगले दुनिया में जाओ, गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. और जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा है, ये सनातन धर्म की कोर मैसेज है कि यहाँ सब एक्सपीरियंस करने के बाद, फाड़ने के बाद चले जाओ, एग्जिट दिस रेल्म. दैट्स व्हाई यू आर कंटिन्यूअसली बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. तो एटलीस्ट जो सनातनी ये देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर ये खुद से सवाल पूछो ना एग्जिस्टेंशियल वाले कि मैं क्यों ही जिंदा हूँ, क्यों सफ़र कर रहा हूँ, ये वो, द गोल इज पढ़ाई करो, अचीव करो, फिर अचीवमेंट से मूव ऑन करके ये प्रैक्टिस स्टार्ट करो. And then move on to that next realm, which is a nicer realm. I would like for you to disagree if like... The concept of moksha does not exist in the modern form in the Vedas. So Vedo mein there is, we don't see a desire to escape the world. In fact, Vedo mein, Atharva Veda और Rig Veda में there are 2 afterlife के 2 models हैं. Oh wow. एक को बोलते हैं देवयान और एक पितृयान. तो देवयान मतलब डेथ के बाद एवरीवन, अगर तुमने यू नो अपना बेस्ट वो किया, यू विल डायरेक्टली गो टू देवलोक. सो दैट इज देयर फॉर्म ऑफ मोक्ष. Okay. मतलब वो एक बी अ गुड पर्सन, गो टू हेवन. बी गुड पे एम्फेसिस नहीं है, एक्सेलेंस पे एम्फेसिस है. बी अ एक्सेलेंस, लाइक अपना पूरा बेस्ट दो
then you'll directly go there. फाड़ दो. Yes, Phaddo basically. And the other one is a Pitriyan, जो कि भृगु clan में ज़्यादा prominent था. There they believed in the ancestor worship. They believe that is where the reincarnation comes from. और फिर उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? Uska next stage, that is what we later get. Mukti, and that is what it comes when it matures. But it started with ancestor worship, believing कि जो ancestors होते हैं वो वापस जन्म लेते हैं. But this concept of escape did not originally come into the Vedas. I feel like it was probably when the culture experienced some dark times. That is when the samsaras started to be thought as something to escape. So I will actually challenge this notion. Why do you want to escape? Why do I want to escape? Yeah. I feel कि किसी इंसान का वर्ल्ड व्यू ना उनके रिसर्च स्टडी बुक्स से फॉर्म होता है. और अक्सर जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बुक्स या स्क्रिप्चर्स आपके लाइफ में एंट्री करते हैं वो आपके इस जीवन को मोल्ड करने के लिए आए हैं. और जो सामने से मेरे जीवन में बुक स्क्रिप्चर्स आए हैं, दे ऑल पॉइंट मी टुवर्ड्स एस्केपिंग. सो इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द रीजन माई ह्यूमन ब्रेन थिंक्स अबाउट enlightenment, escaping. But in saying all that, I feel कि एक इंसान अपना वर्ल्ड व्यू फॉर्म करता है अलग अलग इन्फ्लुएंसेस की वजह से. Right. उन अलग इन्फ्लुएंसेस का अलग वेटेज होता है. Right. और सबसे हैवी वेटेज आपके एक्सपीरियंसेस का हो रहता है, व्हाट योर बॉडी एंड माइंड हैज एक्सपीरियंस्ड. तो जब मैंने खुद डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ट्राई करे, इतने ऑकल्ट ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस मैंने खुद एक्सपीरियंस करे, विच आई नो रियल एंड विच आई नो नॉट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन. यू नो कॉन्शियसनेस मोल्ड हुआ है, कॉन्शियसनेस ने ट्रैवल करा है. आई हैव सीन मैजिक हैपन इन माई रियल लाइफ. ये वो तो कहते हैं ना कि मैजिक shows itself to those who believe in it. वो मेरे साथ हुआ है. That's why I believe कि ठीक है ये सब मैजिक मस्त है, बट जितने भी किताबें मैंने समझी है, पढ़ी और समझी है, वो सारी ये कहते हैं कि मैजिक होते रहेगा बट एंड गोल वही है, एस्केप. तो ये सब मैजिक मैं मेरी लाइफ में देख रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन वगैरह, बट एक्चुअली एंड गोल वो है कि निकलना है. That's what all my scriptures are pointing me towards. I see. But I love revisiting that same concept. Right. I love disagreements on the show like this. And technically जहाँ तक मुझे सनातन धर्म की समझ है, संवाद से ही आपकी समझ ज़्यादा बढ़ती है. बिल्कुल. You know, especially of an opposite viewpoint. Right. So I think that's where primarily the Vedas disagree with Buddhism. I think, or Buddhism disagrees with the Vedas because it first recognizes कि life बहुत दुखद हो सकती है. Life is suffering, right? That's the whole idea कि खुशी कुछ पल के लिए रहता है, बट दुख है कि जाता ही नहीं. यू नो, लाइक आप देखोगे खुद को बुढ़ापे होते हुए, कोई आपके माता पिता चले जाएंगे एक बार, दुख का डिटरमाइंड है कि पास होगा. सो अगर मिला जुला के देखोगे कि दुख ऑलवेज आउटवे द सुख, यू नो, इन द बुद्धिस्ट POV. Like, and that whole उसी को samsara से escape करने के लिए then the philosophies come. But this consciousness or this way, I don't see it in the Vedas at all. Vedas never say life is suffering or like you have to escape. Maybe Upanishads say it starts कि what is this whole life about. But you could say like maybe उनका focus अलग था, और maybe society में वो development नहीं आया था अभी तक. Because see, Vedas, especially the Rig Veda, is for rulers and kings. They are not thinking about how do I, you know, like chill and all. They are all about duty. So maybe it's that also. And so rather than saying कि ये सही है, ये गलत है, see it in a context कि society कैसे evolve हुआ, philosophies कैसे evolve हुए, and then pick what is useful to you, right? Because अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हो वर्सेस अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सेम वे विल नॉट अप्लाई टू यू. सो यू विल हैव टू कस्टमाइज इट, व्हिच इज व्हाई आई प्रेजेंट इट इन दिस वे. इट्स अ ग्रिड, लाइक यू कैन चूज, एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, आई थिंक, राइट? पिक व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू एंड लीव द रेस्ट. ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, स्पेशली यंग लिसनर्स, कि ये पूरी सेक्शन में ना मे बी इट वॉज अ लिटिल टू डेंस, बट एक एक शब्द उठाओ और रिसर्च करो बेस्ड ऑन योर ओन इंटरेस्ट. बिल्कुल. लाइक ऑब्वियसली अगर आप जैन हो, रिसर्च ऑन जैनिज्म. अगर ये स्मरता फिलोसफी जो आदि शंकराचार्य ने कहा कि अवेंजर्स वर्जन ऑफ डेटीज, उसमें इंटरेस्ट है, रिसर्च ऑन दैट, रिसर्च ऑन आदि शंकराचार्य.
इस पॉडकास्ट से आई थिंक लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल गए, बिल्कुल। कि बहुत सारे यंग लोगों को हिंदुइज्म एक्सप्लोर करना है बट पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें. और मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, लाइक ईच वन ऑफ दीज फिलोसफीज इन्होंने कुछ नया किया. दे वर नॉट रीआइटरेटिंग व्हाट वाज डन अगेन, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन, right? So mix and create maybe your own way, your own custom thing, and popularize it so that like more people can come and refine that. Yeah. So yeah, like keep going, keep that fire burning ahead. वो fire को आगे पास करना वही तुम्हारा ड्यूटी है. ये इतने डेंस कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमने आज करे हैं. इट स्टिमुलेट मी, लाइक आई एम फीलिंग हायर एनर्जी देन आई वाज फीलिंग एट द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड. Right. आई एम श्योर ऑडियंस इज आल्सो फीलिंग द सेम इफ दे स्टक अराउंड टिल दिस पॉइंट. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जब स्टिम्युलेशन और डेंसिटी वाली फीलिंग होती है ना दिमाग में, इट्स अ इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज बायोलॉजिकली कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपके दिमाग में न्यूरॉन्स का नेटवर्क है. मुश्किल कॉन्वर्सेशंस, डेंस कॉन्वर्सेशंस, स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस की वजह से लिटरली दिमाग ज्यादा ग्रो कर रहा है. न्यूरोप्लास्टिसिटी और हो रही है आपके दिमाग में, एंड देन दैट ट्रांसफर्स इटसेल्फ टू योर प्रोफेशन, टू योर लव लाइफ एटसेट्रा. दैट्स द पॉइंट ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस. और यही है इंडिक होने का मतलब. बिल्कुल. फिलोसफीज एक्सप्लोर करना, चीज़ें समझ और फिर अप्लाई करना खुद की जिंदगी में. इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ एपिसोड 1 विद यू ऐश भाई. कैन आई कॉल यू ऐश? Yeah, Okay, definitely. Am I ठीक है. cool enough to pull off Ash? Hopefully. क्योंकि इस एपिसोड में हमने मोस्टली इंद्र भगवान के बारे में बात करी है, अभी कुछ प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूँगा आपसे. क्या भारत में कोई ज़बरदस्त इंद्र भगवान के मंदिर हैं, बचे हैं मॉडर्न डे में? I would say broadly no. इक्के दुक्के होंगे, but more than कि it got destroyed, इंद्र को कभी मंदिरों में पूजा ही नहीं जाता था. ओके. Indra is primarily always invoked यज्ञों में, right? It was always it was the whole concept of temples evolves way later. जब you know the baton has been passed to the east of India, तब हम देखते हैं कि टेम्पल्स का कल्चर धीरे धीरे आता है. बट उससे पहले यू नो वैदिक कल्चर का बहुत सारा वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक यूपा बनता था, विच इज़ लाइक अ पिलर, जहाँ पे एक एनिमल को बांध के रखा जाता था. बट कंस्ट्रक्शन वाइज द एम्फोसिस वाज नेवर देयर. सो इंद्र नेवर एग्जिस्टेड इन अ फिजिकल मूर्ति फॉर्म. वाओ. I actually tried to order a इंद्र मूर्ति. पूरे Amazon में मुझे कुछ नहीं मिला, कहीं पे कुछ भी इंद्र का वो नहीं मिला. I got some Buddhist motifs and all. So yeah, but doesn't mean that we can't make structures of Indras to sort of reconnect with him. Southeast Asia में we see a lot of Indra worship in some form still present. जैसे Indonesia में, Bali में. In some areas you see carvings of Indra in the temples. But beyond that, I think एक इंद्र टेम्पल करके we don't see anywhere. यार, अगर इंद्र भगवान की मेन फिलॉसफी ये है कि फाड़ दो जिंदगी में, तो फिर बारिश और स्टॉर्म से कनेक्टेड क्यों है? This is a well, मतलब इतना तीखा बोलना सही नहीं होगा, but it's a way to demote him. सिंप्लीफाइंग. उनका औहदा कम करना. ओके. So it happens phase by phase, धीरे धीरे करके. पहला सवाल ये है कि यार द मोमेंट आई सॉ यू टुडे, आई रियली थॉट हाँ साधक है ये, एंड आप कह रहे हो आप साधना नहीं करते. तो डेफिनेटली कुछ तो ब्लेसिंग्स हैं आप पे. मे बी ऑफ योर इंद्र भक्ति इट्स लीडिंग टू लाइक दिस एन एनर्जी यू कैरी. दूसरा सवाल है कि आई कैन फील दैट बर्निंग भक्ति फॉर इंद्र भगवान इन योर हार्ट, एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि बहुत सारे लोगों को भक्ति फील हो रही है इस शो के थ्रू. यू प्रोबब्ली इंस्पायर्ड अ बंच ऑफ यंगर पीपल टू टेक दिस अप, स्पेशली वो यंग एम्बिशियस पर्सन. आपकी इंटेंशन क्या है इन ऑर्डर टू गो डीपर इनटू योर इंद्र साधना और इंद्र भक्ति, जो भी कह लो? Excellence. I think जो भी काम करो उसको ऐसे करो कि यू आर प्राउड ऑफ इट. एक एक्सेलेंस जियो कि तुम जो एम कर रहे हो तुम्हें याद रखा जाए. एंड इन सम फॉर्म्स दैट इज देयर इन ऑल द गॉड्स एंड डेटीज. कृष्णा भी यही बोलते हैं, गिव योर 100%, गिव योर ये. बट what the reason I think I connected with Indra so much is that he embraces the flaws in you also. He recognizes कि तुम्हारे जो
डीमंस हैं, तुम्हारे अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं, उनको अगर तुम टेम करोगे वही तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे गोल में. द गोल इज नॉट टू डिस्कार्ड देम. एंड अगर आप इंडिया को देखोगे, लाइक यू नो, वी आर फिल्ड विथ लाइक all kinds of creatures, right? Like, तो what I'm saying is कि name it, say it कि मैं इंद्र को वर्शिप करता हूँ, मुझे चाहिए बड़ा बनना, मेरा अहंकार है बड़ा, but with the same time tame it with the cultures that teaches you all of it. Like, don't just follow Indra, see it in a whole pantheon of you know, Krishna, of Shiva, but focus on what Indra is wanting you to do, individual excellence. ऐसा कुछ करो कि दुनिया में तुम्हारे से बेटर वो और कोई ना करे. हो ना हो वो दूसरी बात है, तुम फेल हो जाओ, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वो एम्बिशन मत छोड़ो. कभी भी लाइफ को लाइटली मत लो कि यू नो देखा जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ मोह माया है. इंद्र इज नॉट अबाउट दैट. एंड आई थिंक दैट सिंसेरिटी कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आई मीन इट, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ देन आई विल डू थिंग्स टू इट. That is Indra Bhav. And going to gym every day for 3 months can be your way to honor Indra. Editor, please put a lightning bolt here. So I think the intention here is to say कि जो चीज़ों को हमने वेस्टर्न सोच लिया माइंड में, हसल कल्चर या मटीरियलिज्म या ये सब, दे आर नॉट वेस्टर्न कल्चर, दे आर योर कल्चर. यू हैव द पोटेंशियल ऑफ ग्रेटनेस, ऑफ बिल्डिंग अ सिविलाइजेशन. एंड लिटरली हमारे जनरेशन का काम ही है टू रीबिल्ड द इंडियन सिविलाइजेशन टू बी अ ग्लोबल सिविलाइजेशन, कि हम फिर से वही मिस्टेक्स ना करें. एंड व्हाई नॉट स्टार्ट विद द सेम गॉड जिससे ये सब शुरू हुआ. टेक्निकली जो हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, इट्स यूजुअली अमेरिकन कल्चर वी आर रेफरिंग टू. Americans are Indra worshippers. They don't realize it. If you look at what America is really known for, what they pursue, you know, even Timothy Chalamet, like in his recent podcast, said, "I'm pursuing greatness." That is exactly Indra Bhav. And the fact that he said it makes me think like something is happening. Everyone wants today to be the it. And it's not a bad thing. It's not like, oh, everyone is chasing ambitions. It is how culture moves ahead. And हम अभी उस phase में हैं. वो ठीक है, वो अल्फा मेंटालिटी जग रही है जेन जी में. कैन सेंस दैट. Right. वैसे तो ये इंद्र भगवान और ऋग्वेद का पॉडकास्ट है, और दोनों एक ही चीज़ है इन सम वेज. In some ways, yeah. यूड से इंद्र भगवान इज द प्रिंसिपल डेटी ऑफ ऋग्वेद. Yes, he is the most lauded. Most verses are dedicated to him. There are other deities also, but yes, if we had to use an icon for Rigved, it would be Lord Indra, no questions. एक बिगिनर इन हिंदुइज्म अगर उन्हें ऋग्वेद समझना है, शुरुआत कहाँ से करें? ऋग्वेद से ही शुरू करें. Directly jump in. संस्कृत वाली. संस्कृत वाले. The mantras have something in them. मैं खुद start जब किया था ये, you know, I'll tell you how this all started. Very ironically, हम पूरा end में ये कर रहे हैं. But COVID के time I was, you know, very depressed and like all that. तो मुझे लगा था कि चलो anxiety मिटाने के लिए ऋग्वेद कुछ सुन लेते, वैदिक मंत्रस, and ऋग्वेद came up. I just knew very little कि चलो वेदों के बारे में है. तो मुझे लगा था कि शांति मिलेगी, सुन सुन के मैं सो जाऊँगा, मैं सोच रहा था. But when I listened, Ranveer, it was exactly opposite of शांत होना. I don't know what that feeling was. It was like मेरे हर कर्ण से एक फायर निकल रहा है. The way they were, it was even chanted. Something about the words, the way the pattern is, you know, it rekindles something within you. तो मैं तो बोलूँगा ऋग्वेद को समझना भी ज़रूरतमंद है. Just chant it. Just like read it. Even just visually read it. I feel like the fact that those words were spoken in this country 3000-4000 साल पहले, उसमें है एक एनर्जी. तो उसको बस अलाउ करो अपने थ्रू चैनल करने के लिए. एंड खुद यू नो रूपा भाटी मैम ने भी बोला था कि यू नो शी सीज ऋग्वेद एज अ फादर फिगर. इट गाइड्स यू ऑलमोस्ट. बिल्कुल, मैंने भी वही नोटिस किया. इट ऑलमोस्ट गाइड्स यू, और हर इंसान को वो अलग तरीके से गाइड करेंगे. वाह, मतलब एक्चुअल मैजिक है इस किताब में. I experienced it. Like, I don't think I could make these videos without some form of help. बहुत क्रीपी चीज़ है बोलना, बट मैं जब एडिट कर रहा होता हूँ मुझे लगता है यहाँ पे क्या शॉट डालूं, बी रोल डालूं, और तभी माइंड में एक आ जाता है 10-1-29 नंबर appears in my mind and I go check, it's the Nasidia Sukta which is exactly going to fit there. ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि these are some of the best videos that's ever come out of YouTube India. जाके देखो. And I say that with
like no amount of कि वो भक्ति and I am a very agnostic person. मैं सब कुछ बहुत skeptically देखता हूँ. But when all this kind of happened, I was like कुछ तो है, like something's up, and I think that is when I connected. So lot of these serendipitous moments have happened in my life, and just coincidences, right? ये हो रहा है and आप ही खुद मुझे पूछ रहे हो कि वेदास के साथ ऐसा करना चाहिए. So I think it's that energy कुछ एक है which has decided कि अभी मेरा टाइम आ गया है वापस रिसर्फेस करने के लिए, एंड जो उस एनर्जी को हेल्प कर सकता है, आई थिंक दो दे आर गेटिंग द सिग्नल. आपके चारों वीडियोस ना मैंने डाउनलोड करे हैं मेरे फ़ोन पे और मैं फ्लाइट्स में रीवॉच करता हूँ. लाइक आई वॉच वॉट एवर वन एपिसोड ऑफ सम शो एंड देन आई कम बैक टू वॉच वन ऑफ योर वीडियोस. 4 ही वीडियो है एज इन जो मैंने डाउनलोड करे हैं. इट्स ऑल योर वीडियोस. थैंक यू. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू दिस एपिसोड, क्योंकि आपकी मिशन देख कर ना मुझे ऐसा लगा मेरे को उनको सपोर्ट करना. आई डोंट नो what way I can support this person, but आप definitely energy channelize कर रहे हो. ये सिर्फ आपका काम नहीं है. बिल्कुल, आई अग्री विद इट. आई एम अ वेरी सॉफ्टी स्वीटी पर्सन. माई मॉम ऑल्सो सेड जब से तुम ये वेदास कर रहे हो, something has changed, like the way I notice it, and even as I speak I notice it, like these are not really my words. I think these are words just had to be listened. आपने बस खुद की एनर्जी को ऋग्वेद एनर्जी से जोड़ लिया है in some way. Now it's the ऋग्वेद that's taken over, or generally the Vedas with your case. I don't know. I try. Yeah. Okay. पहला एपिसोड अब समाप्त हुआ. अगले एपिसोड में और गहराई से हिस्ट्री को समझेंगे. मेरे फेवरेट टॉपिक अथर्ववेद को समझेंगे. मेरे को बस एक स्टार्टर पैक ऋग्वेद एपिसोड चाहिए था. आई थिंक यू बिगन अ जर्नी फॉर दिस पॉडकास्ट एज वेल. आई एम ऑन द लुकआउट फॉर मोर वैदिक स्कॉलर्स जो एक यूथ वॉइस में वेदों को समझाएंगे. तो प्लीज ऑडियंस कमेंट बिलो. एनी साइनिंग ऑफ नोट फॉर दिस ऋग्वेद एंड इंद्र भगवान स्पेशल? Build a India that Indra would be proud of. Build a civilization that our old gods and the new gods would be proud of, and you're part of that tradition. ऐश भाई धन्यवाद. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया. आई एम स्टिम्युलेटेड एज हेल. लाइक जस्ट माई ब्रेन is like a volcano right now. So good. And want to get into the next episode. Let's do it. So thanks for doing this one. Thank you. Thank you brother. एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है अब हमारा. सो दिस इज एन इंटेंशन सेटिंग सेशन. ठीक है. मेरे लिए ऑनेस्टली इंटेंशन ये है कि जो एकदम शुद्ध वेद की एनर्जी है वो इस एपिसोड में रहे. आई फील कि वो अगर रहेगी ना तो जिन जिन लोगों तक ये एपिसोड पहुंचना है वो पहुंच जाएगा उन तक. बिल्कुल. एंड आई फील सेंस दैट इन योर वर्क. तो बस वही इंटेंशन है. एंड आई फील कि हर जनरेशन में ना एक फॉरवर्ड प्रोपल्शन ऑफ विद्या होती है. आई एम होपिंग दैट दिस इज द फॉरवर्ड प्रोपल्शन फॉर द वेद इन दिस जनरेशन. आई थिंक दैट एनर्जी उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको मैनिफेस्ट करना है अभी, एंड यू एंड आई आर लकी कि वी आर channels for it. Yeah, YouTube channels as well. Yeah. But I mean just mediums for Yes. it. Okay. और कुछ कहना आपको? Yes, I think like the whole reason of doing this is कि what do these ancient books have to say, which is why they persisted. अगर कोई चीज़ मतलब हज़ारों साल पुरानी अभी तक है तो उसमें कुछ तो ऐसा है जो कि withstand कर चुका है इतना सारा डैमेज को वो को. तो ऐसा क्या है वो चीज़, rather than treating Vedas as a black box कि वेदास हैं बहुत पूज्य हैं सब कोई मानते हैं, बट लिखा क्या है वेदों में. आई थिंक ये सब कोई जाने एंड खुद से फील करें कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी जानना है. Goosebumps bro, goosebumps. This is the start of the episode.